नमस्कार, ट्रिलियन ट्रैकर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। ट्रिलियन ट्रैकर यानी कि यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का जो संकल्प है वो सीएम योगी ने लिया है और इस समय ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विजन भी है। लेकिन इस विजन को साकार करने में तमाम जो जिले हैं वो अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं। तमाम चीज़ों को कैसे ज़मीन पर उतारा जा रहा है इसे भी समझना बेहद ज़रूरी है। इस समय हम यूपी के ज़िले अंबेडकर नगर में मौजूद हैं। अंबेडकर नगर की अगर बात करें तो विकास की नई गाथा लिख रहा है अंबेडकर नगर। तो चलिए ट्रिलियन ट्रैकर की शुरुआत करते हैं। लेकिन कहते हैं कि किसी भी ज़िले के संपूर्ण विकास के लिए जो शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी होता है वो जिम्मेदार होता है और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी होता है ज़िले का जिला अधिकारी। तो सबसे पहले मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी यहाँ की जिला अधिकारी श्रीमती ईशा प्रिया जी को। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। ईशा जी, आपने एक शानदार पहल की है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं का, उनको छात्रावास में कैंटीन चलाने की जो शुरुआत है वो आपने की है। मैं आपसे पूछूं कि इसके पीछे क्या सोच थी, मकसद क्या था, उसके पहले मैं चाहूंगी इस शानदार पहल के लिए यहाँ पर बैठे तमाम लोग जरा जोरदार तालियां बजाएं। कैसे सोचा इसके बारे में? बेसिकली समाज कल्याण विभाग की ओर से समस्त ज़िलों में SC/ST छात्रावास चलाए जाते हैं। ये डेफिनेटली समाज कल्याण विभाग से संचालित होते हैं, परंतु इसमें गरीब बच्चे SC/ST OBC जनरल सभी वर्ग के गरीब बच्चे जो शहर में रह के तैयारी करना चाहते हैं वो आके रहते हैं। मैंने जब यहाँ निरीक्षण किया तो पाया कि विभाग ने बहुत अच्छा कायाकल्प कराया। इन हॉस्टल्स का किचन बनाया रखा है, पर फिर भी हर कमरे में बच्चा अपना कुकर रखा हुआ और ख़ुद अपना खाना बना रहा है। तो मैंने अपने ज़िले के अधिकारियों से कहा और अधिकारियों ने बहुत फुर्ती दिखाई और DCNRLM और जो DSW हैं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, इन दोनों ने मिलके आसपास की महिलाओं को इकट्ठा किया और इनकी समूह के द्वारा ये कैंटीन्स इन सभी छात्रावासों में चालू कराए गए। और मैं खुद गई थी वहाँ जब ये कैंटीन संचालित हुए और बड़ा अच्छा लगा कि ये गरीब तबके के बच्चे मेस इंचार्ज बने थे। इन्होंने फूड चार्ट लगा रखा था, हर दिन का मेन्यू बना रखा था और महिलाएं हर्ष के साथ इनको खिला रही थी। तो ये एक बहुत ही अच्छा पहल यहाँ हुआ है और मुझे आशा है, मैंने ये विभाग को भी भेजा है, मुझे आशा है कि बाकी जनपदों में भी इसको शुरू किया जाएगा। मैम, मैं मानती हूँ कि जो महिलाएं होती हैं वो मल्टीटास्कर होती हैं और अगर अंबेडकर नगर की बात करें, आप DM हैं, प्राची सिंह जी यहाँ की SP हैं, साथ ही साथ ज्योत्सना बंधु हैं जो ADM हैं, युवा IAS हैं प्रतीक्षा जी, वो भी यहीं पर हैं आपकी टीम में। क्या महिला टीम होने से कुछ बदलाव नज़र आते हैं या आसानी ज़्यादा हो जाती है? मुझे लगता है कि महिलाएं बाय नेचर मल्टीटास्कर होती हैं। अगर हम समान गृहिणी की बात करें तो उसका चूल्हा भी चढ़ा रहता है, रोटी भी पकता रहता है, उधर वो वृद्धजनों को खिलाती भी रहती हैं, साथ में मशीन में कपड़े भी धुलते रहते हैं और पानी भी भर रहा होता है बाथरूम में। तो सामान्य रूप से महिलाएं मल्टीटास्कर होती हैं और माइक्रो मैनेजर भी होती हैं। हर चीज़ को सलीके से देखना, हर छोटी चीज़ को देख के सही करना उनके नेचर में होता है। शायद प्रकृति ने उन्हें ऐसा बनाया है और इसी कारण जनपदों में भी, हमारे जनपद में तो काफ़ी महिलाएं हैं, महिला अधिकारी हैं, तो मुझे लगता है कि जनपदों में भी मल्टीटास्कर वुमेन अधिकारी होने से कई चीज़ों का एक साथ ध्यान दिया जा सकता है, कई चीज़ों पे, और विकास कई चीज़ों का एक साथ हो सकता है। हाँ, बट महिला अधिकारियाँ माइक्रो मैनेजर होती हैं तो अधीनस्थ थोड़े दुखी रहते हैं बट प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है। मैम, अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो विकास कार्यों में यूपी में टॉप 5 में जगह बना ली है अंबेडकर नगर ने करीब 1 साल बाद। इसके लिए आपको सबसे पहले बधाई दूंगी। और आपके ज़िले में टॉप 3 विभाग वो कौन से हैं जो ग्रोथ इंजन बन सकते हैं? मुझे भी जब हम लोग इस बार टॉप 3 में आए तो मुझे बताया गया कि ये उपलब्धि शायद 1 साल बाद आई है और ये टीम एफर्ट था। हर अधिकारी ने बहुत मेहनत की है। आखिरी 5-6 दिन हम लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत करके अपने पैरामीटर्स अच्छे किए। जो जिस लाभार्थी को जो सुविधा मिलनी थी, जो लाभ मिलने थे, उसको ससमय प्राप्त कराया गया। जो हमें डिसबर्स करने थे फंड्स, वो हमने समय से डिसबर्स किया।
इन्हीं बिंदुओं पे KPI बन के पैमाना तय होता है विकास का। और डेफिनेटली मैं बहुत खुश हूँ और मेरे सारे अधिकारी बधाई के पात्र हैं कि हमने इस बार टॉप 3 में जगह बनाई है। अगर मैं ये कहूँ कि टॉप 4 में, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे टॉप 3 विभाग कौन से हैं जो कि ग्रोथ इंजन होगा, तो हमें अंबेडकर नगर की ज्योग्राफी थोड़ी देखनी पड़ेगी। अयोध्या मंडल का एक कृषि प्रधान जिला है अंबेडकर नगर। यहाँ पे अधिकतर लोग वो खेती करते हैं, कृषि पे डिपेंडेंट हैं, भले ही उनके बच्चे बाहर रह के पढ़ रहे हों, बट जो मेन आय है यहाँ पे लोगों का वो अभी भी कृषि है। तो डेफिनेटली कृषि विभाग जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रोथ इंजन है। कृषि क्षेत्र में आज भी अंबेडकर नगर में 30% जो ज़िले का GDP है वो कृषि से आता है। उसमें बहुत सारा स्कोप भी है, हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है, हमें कैश क्रॉपिंग करनी है, वहाँ बहुत स्कोप है। दूसरा जो हमारा ग्रोथ इंजन है वो है हमारा MSME या मध्यम और लघु उद्योग। मैं इस यूपी से नहीं हूँ, बट मुझे बताया गया कि टांडा टेरिकॉट एक समय में बहुत ही फेमस था और बच्चे जिद किया करते थे कि मम्मी यूनिफॉर्म टांडा टेरिकॉट से बनवा दो। तो हमें इस ज़िले की वो हिस्ट्री वापस से सजीव करनी है और हम लोग इस पे मेहनत भी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है GM इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका बहुत अहम रोल है। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट विभाग है वो मुझे लगता है वो है NRLM, स्वयं सहायता समूह का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल मुझे दिखता है। हर घर की महिलाओं को अगर हम सशक्त कर देंगे, हर परिवार सशक्त हो जाएगा, हर मोहल्ला सशक्त हो जाएगा और पूरा जनपद सशक्त हो जाएगा। मैम, आपने टांडा का भी जिक्र किया और आपने कहा भी कि इसको सशक्त बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन वो प्रयास क्या होने वाले हैं, उसके लिए क्या कोई ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है? पिछले 2 महीने में हम लोगों ने बहुत वृहद तौर पे सर्वे किया और इस ज़िले की जो समस्या है सप्लाई ओरिएंटेशन की, सप्लाई ओरिएंटेड चेन डेवलप करने की, उस पर हम लोगों ने काम किया और हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि कहीं ना कहीं इस ज़िले का जो पावरलूम उद्योग है वो थोड़ा समय से पीछे चला गया है। दे हैव नॉट गॉट अपडेटेड विद टाइम। इसमें हम लोगों ने 3 pronged अप्रोच लिया है। पहला अप्रोच ये है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे पावरलूम युवा हैं, उद्यमी हैं जो पावरलूम चला रहे हैं, घर घर में यहाँ टांडा में, जलालपुर में पावरलूम चल रहे हैं, उनको हम CM युवा योजना के अंतर्गत कोलैटरल फ्री, इंटरेस्ट फ्री, मार्जिन मनी सहित लोन दे रहे हैं। उससे वो उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अपने एग्जिस्टिंग पावरलूम्स को अपग्रेड करें, क्योंकि जो RPM है आज के डेट में, रोटेशंस पर मिनट, वो पावरलूम की कम हो गई है। उससे क्या हो रहा है कि एक कपड़ा बहुत ज़्यादा समय में बन रहा है, मेहनत उतना ही लग रहा है, आउटपुट कम हो गया है। तो हमें पहला तो ये है कि उनके मशीन्स को अपग्रेड करना है लोन लेके, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स की, इंडिविजुअल उद्यमियों की। दूसरा जो मुझे लगता है कि एक सप्लाई चेन ओरिएंटेड समस्या यहाँ पे है कि वीविंग में तो यहाँ अच्छा काम हुआ है और MSME विभाग ने पिछले गत सालों में टांडा में और अंबेडकर नगर में बहुत मेहनत किया है कि हमारे पास कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बन गए हैं वीविंग के लिए। एक ऑलरेडी यहाँ संचालित है, एक और स्वीकृत कर दिया है राज्य सरकार ने, बट स्पिनिंग पे काम नहीं हुआ है, जिसके कारण आज के डेट में लोग पॉलिस्टर खरीदते हैं, पॉलिस्टर के धागे खरीदते हैं और उससे वीविंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टेरिकॉट पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें स्पिनिंग और यार्न बैंक्स लगाने की आवश्यकता है। हमने 2 प्रपोजल स्टेट को भेजा है यार्न बैंक के CFC के लिए और हमें बहुत पॉजिटिव रिप्लाई स्टेट से मिला है। तीसरा जो इसमें एक और बिंदु है वो है हैंडलूम, क्योंकि भारत तरक्की कर रहा है, हर वर्ग के पास आज के डेट में पैसा है, तो हर कोई चाहता है कि हम यूनिक सामान खरीदें और यूनिक होता है हैंडलूम। तो उसमें हम लोगों ने यहाँ आइडेंटिफाई किया है लोगों को, हम एक हैंडलूम क्लस्टर पे भी काम कर रहे हैं। मैम, क्या महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको भी इसके साथ जोड़ने को लेकर कोई काम हो रहा है? क्या तरीके हैं जिस तरीके से इसको जोड़ा जा सकता है? महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही लेके हम हैंडलूम क्लस्टर में आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलाई की मशीनें वितरित होती रही हैं, हमारा ODOP भी कपड़ा है। तो हमने देखा कि जब हमने यहाँ पे सिलाई की मशीनें गत कई सालों में सरकार ने बांटी हैं, तो उसमें एक चीज़ सामने आया कि महिलाओं ने उसका बड़ा सदुपयोग किया है। संस्थाएं बना के वो यहाँ पे कपड़े का काम कर रही हैं, यहाँ की चिकनकारी लखनऊ में बिक रही है, यहाँ पे जरदोजी का काम ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने इसी प्रकार की महिलाओं को आइडेंटिफाई किया जिनको हम लोगों ने पहले भी सशक्त किया है और इनकी एक सूची बना के हम लोगों ने इनको हैंडलूम देने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा है। 30 तारीख से यहाँ पे
भारत सरकार के टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की ओर से एक हैंडलूम की ट्रेनिंग भी समूह की महिलाओं को दिया जा रहा है, और अभी तक तो बहुत पॉजिटिव हमें लग रहा है और हमें उम्मीद है कि इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैम, आप खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो आप स्किल ट्रेनिंग की जो वैल्यू है, जो महत्व है, वो आप बखूबी समझती होंगी। सरकार का भी बड़ा जोर है और ये पावर लूम हैंडलूम के लिए बेहद ज़रूरी भी है। क्या युवा पीढ़ी को बुनकरी उद्योग से जोड़ने को लेकर भी कुछ काम हो रहा है? यहाँ पे जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है यूपी SRLM, उसमें UPSDM, इसमें इनके द्वारा स्किल डेवलपमेंट पार्टनर्स का चयन हुआ है, जिनके द्वारा यहाँ के युवाओं को स्किलिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। बीते वर्ष में 2000 युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें कि उनको पावर लूम में चलाने की ट्रेनिंग दी गई, उनको टेक्सटाइल ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स दी गई, और उसमें से मुझे बड़ा हर्ष है ये कहते हुए कि 900 युवा सेवा योजित हो गए। तो स्किलिंग का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है और इसको हम लोग आगे भी लेके चल रहे हैं, और UPSDM के साथ हम लगातार संपर्क में भी हैं। मैम, NTPC सीमेंट प्लांट और चीनी मिल जैसे बड़े उद्योग हैं इस जिले में, क्या इसमें लोकल युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए भी कुछ किया जा रहा है, और क्या इस क्षेत्र में स्किल ट्रेनिंग जैसा भी कोई प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है? भारत सरकार की एक अप्रेंटिसशिप योजना आई है, जिसके अंतर्गत स्थानीय युवाओं को अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उन्हीं में से कुछ का चयन भी किया जाएगा। ये सारे PSUs जो हैं वो और सारे बड़े इंडस्ट्रीज़ इस पे काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अम्बेडकर नगर में भी इसमें हमें काफ़ी युवाओं को हम इसके थ्रू सेवा योजित कर पाएंगे। इसके अलावा ये बात सही है कि ये जितनी भी बड़े उद्योग हैं, ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्थानीय युवाओं को ही लेते हैं, स्थानीय श्रमिकों को ही लेते हैं, और हमारा श्रमिक विभाग लगातार इनके साथ संपर्क में करके श्रमिक कल्याण के लिए काम करता है। मैम, अम्बेडकर नगर में किछौछा शरीफ दरगाह है, सिख परंपरा का बड़ा केंद्र गोविंद साहब धाम भी है यहाँ पर, शिव बाबा मंदिर की बड़ी मान्यता है, अयोध्या से बेहद करीब भी है। अब आप चूँकि पर्यटन विभाग में भी रह चुकी हैं, तो क्या आपने कोई शानदार पहल की है इसको लेकर? अम्बेडकर नगर में स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करें, जिस पर सरकार का भी काफ़ी जोर है, क्या इसको लेकर भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं? अयोध्या एक ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में भारत सरकार टूरिज्म विभाग के द्वारा ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है। अयोध्या हम लोग जब मैं टूरिज्म में थी तो हम लोग एक बहुत अच्छा पैकेज हमारा चलता था, वो था स्पिरिचुअल ट्रायंगल ऑफ इंडिया, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी। और इसमें हमने देखा कि महाकुंभ में बहुत ज़बरदस्त फुटफॉल हुआ, और इन तीनों ज़िलों में जो टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स थे उनकी इनकम बहुत अच्छी हुई इससे। तो डेफिनेटली हम अयोध्या के बैकयार्ड हैं, तो हमें भी टूरिज़्म में हमें भी फुटफॉल मिलने की बड़ी अच्छी उम्मीद है। बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अयोध्या आने वाले पर्यटकों का लेंथ ऑफ स्टे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर वो ज़्यादा देर रुकेंगे, वो वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे, वो वहाँ ख़रीदारी करेंगे, वो वहाँ लोकल दुकानों में खाना खाएंगे, तो हमारी इकोनॉमी में टूरिज़्म से फ़ायदा होगा। और अगर अयोध्या में लेंथ ऑफ स्टे बढ़ाना है तो उनको अम्बेडकर नगर घुमाना है। तो इस प्रकार से डेफिनेटली मुझे लगता है कि अयोध्या का बैकयार्ड होने के कारण हमारे यहाँ स्पिरिचुअल टूरिज़्म का बहुत अच्छा स्कोप है। शिव बाबा यहाँ लोकली बहुत प्रचलित है, और मुझे लगता है कि यहाँ अप्रत्याशित भीड़ हर सोमवार को शिव बाबा में लगती है। गोविंद साहब भी हिंदू अनुयायियों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, वो आसपास के जनपदों के लोग वहाँ पहुँचते हैं। किछौछा भी अपने सूफ़ी हेरिटेज के लिए जाना जाता है। तो डेफिनेटली अयोध्या का बैकयार्ड होने के कारण हमारे यहाँ टूरिज़्म का काफ़ी स्कोप है। मैम, आपने कहा लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर रुकने की भी ज़रूरत होगी, उसको लेकर क्या व्यवस्था कुछ बनाई जा रही? कोई धार्मिक सर्किट को लेकर भी कुछ आगे आने वाले समय में प्लान हो रहा है? टूरिज़्म विभाग से शिव बाबा ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है। श्रवण धाम एक मेजर टूरिज़्म डेस्टिनेशन के रूप में पर्यटन विभाग द्वारा डेवलप किया जा रहा है। गत वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर्यटन विभाग ने काफ़ी पैसा दिया है, और अभी वो काम यहाँ स्टार्ट होगा। तो श्रवण धाम को डेफिनेटली हम एक बहुत बड़ा लोकेशन के रूप में तैयार कर रहे हैं, और टूरिज़्म सर्किट डेफिनेटली बढ़ेगा। मैम, आत्मनिर्भरता की जब बात होती है तो जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए वो है बिजली, और अम्बेडकर नगर की अगर बात करें तो स्थिति बहुत ठीक नहीं है बिजली को लेकर। क्या सूर्य घर योजना जिसकी बात PM मोदी खुद करते हैं, इस तरीके का कोई चीज़ सोलर प्लानिंग को लेकर भी यहाँ पर कुछ काम हो रहा है क्या? गत एक वर्ष में अम्बेडकर नगर जनपद में सोलर पैनल की जो खरीद है वो बहुत बढ़ी है, काफ़ी नए पैनल यूनिट स्थापित हुए हैं।
सूर्य घर योजना में विभिन्न डिग्रीज़ हैं जिसमें आपको अलग अलग के किलोवाट के आधार पर अलग अलग लेवल की सब्सिडी मिलती है। ज़िले में इसको लेके काफ़ी उत्साह है। मैंने पता किया था तो मुझे पता चला कि गत 1 वर्ष में 6000 सोलर यूनिट्स पीएम सूर्य घर योजना में इस ज़िले में लगे हैं और ये एक बहुत ही अच्छी योजना है जिससे कि हम बहुत हद तक जो हमारा कोल बेस्ड एनर्जी पे डिपेंडेंस है उसको कम कर सकते हैं। लोगों में रिसेप्टिविटी बहुत अच्छी है और इसको हम और बढ़ाएंगे। मैम, सरयू और घाघरा नदी से जुड़े इलाके में हर साल बाढ़ और कटान की बड़ी चिंता होती है। अब अगर इस साल की बात करें तो क्या तैयारियां हैं? घाघरा नदी बाय इट्स ओन नेचर एक बहुत ही बाढ़ के समय एक बहुत ही विशाल नदी के रूप में बन जाती है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ विगर। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारे सरयू नदी और घाघरा नदी से जो क्षेत्र लगे हुए हैं वहाँ पे हमें बाढ़ संबंधित तैयारियों को देखना पड़ता है और इसमें इस बार पैसा भी आया है। हम लोगों ने पॉर्क्यूबाइंस भी लगाए हैं जिससे कि कटान कम हो। बट डेफिनेटली एक तैयारी तो जनपद को करनी ही पड़ेगी आपदा के संबंध में और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से हमने टांडा ब्लॉक और आलापुर ब्लॉक जहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग बाढ़ से पीड़ित हुए हैं मतलब इतिहास में, उन ब्लॉक्स में हमने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ के माध्यम से ट्रेनिंग कराई है। हमने इन 2 तहसीलों में आपदा मित्र बहुत बड़ी संख्या में बनाए हैं। साथ ही हम लोगों ने इन दोनों तहसीलों में इन सभी जो 38 प्रभावित राजस्व ग्राम हैं यहाँ पे हम लोगों ने आपदा चौपाल भी लगाना शुरू किया है और साथ में जो बाढ़ संबंधित टेंडर वगैरह होता है वो सब भी हम देख रहे हैं और हमारी बिल्कुल सतर्क नज़र है। हमारे राजस्व कर्मी बिल्कुल इस पर सतर्कता मेंटेन किए हुए हैं। मैम, एक और बड़ी दिक्कत है जो बरसात में ज़िले के लोगों का जीना मुहाल कर देती है और वो है नालियाँ। पूर्ण सीवेज सिस्टम ज़िले में है नहीं और क्या ज़िले में मॉडर्न सीवरेज सिस्टम या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर भी कोई काम हो रहा है? क्योंकि टांडा का डीपीआर तैयार तो हो गया था लेकिन वो अभी रुका हुआ है। अंबेडकर नगर एक अर्बनाइजिंग डिस्ट्रिक्ट है। हम लोग अभी तक पूर्णतः अर्बन नहीं हो पाए हैं और हम अभी तक अपने रूरल जो हमारा हेरिटेज है वो हम बहुत ज़्यादा छोड़ नहीं पाए हैं। तो अर्बनाइजिंग ज़िलों में जो समस्याएं होती हैं वही यहाँ भी है। जो छोटी छोटी नगर निकायें बनी हैं वो बहुत छोटी हैं, उनके पास बहुत कम वित्त में रिसोर्सेज हैं और क्योंकि वो बहुत छोटी है इसलिए अभी वो अपनी ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू बहुत ज़्यादा तैयार नहीं कर पा रही हैं। अंबेडकर नगर में अकबरपुर जो नगर पालिका और टांडा नगर पालिका जो है ये फिर भी बहुत पुरानी है तो इनमें स्थितियाँ अच्छी हैं। जो वित्त का पैसा उसको भी हम लोग बहुत हद तक नाली निर्माण और इस तरह से ही उन चीज़ों पे ही खर्च करते हैं। टांडा में एसटीपी का एक डीपीआर बना है उसको हम भेजेंगे। अभी तो आजकल नगर विकास विभाग ने बहुत अच्छी योजनाएं स्टार्ट करी हैं जो कि इन अर्बनाइजिंग ज़िलों के लिए नगरोदय योजना है, नवयुग योजना है, विस्तारित क्षेत्रों के लिए ये योजनाएं हैं। तो डेफिनेटली इससे जो हमारे गैप्स हैं उन पे हम काम करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इन शहरों में जो नए बस रहे शहरों हैं इनको भी हम कंप्लीट अर्बनाइजेशन वाली फैसिलिटीज़ दे पाएँ। मैम, अवध हो या पूर्वांचल, जो दिक्कत है वो छोटी किसानी को लेकर है। जो छोटी जोत के किसान हैं, पश्चिमी यूपी की तरह यहाँ बड़े किसान तो है नहीं और आमदनी की भी बात की जाए तो शायद उतनी आमदनी नहीं है। परंपरागत फसलों के अलावा वैल्यू एडेड फसलों पर भी ध्यान देना होता है। अब इसको लेकर अंबेडकर नगर में क्या काम हो रहा है? इसी संदर्भ में मैं एक बहुत अच्छा पहल जो अंबेडकर नगर में गत कई वर्षों में हुआ उसके बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ हम लोगों ने समूह सखियाँ के क्लस्टर्स बनाए हैं। अगर जहांगीरगंज ले ले तो वहाँ 5-6 से 6 क्लस्टर हैं। हर क्लस्टर में 100 से ज़्यादा किसान हैं। ये एक नई पहल करके गौ आधारित खेती कर रहे हैं, रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं। तो ये नए तरह के पहल यहाँ हो रहे हैं जिसमें कि फ्रैगमेंटेड फार्मर्स साथ आ रहे हैं और 100-150 फार्मर एक साथ अपने चक को साथ ला के एक लार्ज स्केल फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और जहाँ भी स्मॉल एंड मार्जिनलाइज फार्मर्स होते हैं वहाँ यही कोशिश होती है कि हम उसको क्लस्टरिंग करके एक हम लार्ज स्केल फार्मिंग कर पाएँ। तो वही यहाँ भी प्रयास है। इसके अलावा कैश क्रॉप्स की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। कुछ हमारे प्रगतिशील किसान हैं जो बरवा मिर्ची और ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, बट अभी भी हम बहुत हद तक चावल और गेहूँ परंपरागत की कृषि का कार्य ही कर रहे हैं। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लेके आएँ। दलहन तिलहन के हम लोग जगह समय समय पे बीज बांटते हैं, बट अभी इसमें और काम करने की आवश्यकता है और कृषि विभाग इसके प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड है कि इस पे वो काम कर रहे हैं।
मैम, हम लोग खेती की बात करें तो ज़रूरी है कि प्राकृतिक खेती की भी बात करें, जैविक खेती, इसको बढ़ावा देने को लेकर भी क्या यहाँ पर कुछ काम हो रहा है? जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे वुमेन लेड प्राकृतिक खेती, वुमेन लेड ऑर्गेनिक फार्मिंग पिछले कुछ गत वर्षों से चल रहा है, जिसमें अभी हाल में हम लोगों ने सरकार के 12 वर्ष का के कार्यक्रम किए थे। उसमें महिलाएं आई थीं, ड्रोन सखियां आई थीं जो ड्रोन उड़ा के दिखा रही थीं, और कई समूह कृषि सखियां आई थीं जो कि बता रही थीं कि मैडम हमने गो आधारित जो हमारे रेसिड्यूज़ होते हैं, गो आधारित मैन्योर्स होते हैं, उसके माध्यम से वो कृषक खेती कर रही है और रसायन मुक्त उपज वो तैयार करके जनपद में उपलब्ध करा रही हैं। मैम, ज़िले की अगर साक्षरता की बात कर लेते हैं, लगभग 72 से 74% है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में अभी भी जो छात्र हैं वो अयोध्या जाते हैं, प्रयागराज और लखनऊ, जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे थे। क्या अंबेडकर नगर को भी एक एजुकेशन हब के तौर पर बनाने की कोई प्लानिंग हो रही है? मेरी बात मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अंबेडकर नगर ऑलरेडी एक एजुकेशन हब है। मैंने लास्ट एक मीडिया प्रोग्राम में भी कहा था और मैं फिर कहूँगी, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं प्रतापगढ़ में रही हूँ, वहाँ प्रभारी डीएम जब भी डीएम सर कहीं जाते थे तो हम लोग चरित्र सत्यापन के लिए डीएम ऑफिस में आते हैं, और प्रतापगढ़ में अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा आते थे सरकारी नौकरी, गैर सरकारी नौकरी के कैरेक्टर सत्यापन के लिए। अंबेडकर नगर में भी बहुत ज़्यादा युवा जो हैं वो सरकारी गैर सरकारी नौकरियों में हैं, और किसी भी दिन मेरे पास 50 से कम चरित्र सत्यापन के लिए फॉर्म नहीं आते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और इसका बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ के टीचर्स, यहाँ के पेरेंट्स बच्चों को के पीछे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पिछड़ा जिला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उद्योग का स्कोप नहीं है, तो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स मेहनत करा रहे हैं। नीट का रिजल्ट आया था, पूरा अखबार अचीवर्स से पटा पड़ा था। तो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन की बात करें तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ है, मेडिकल की बात करें तो राजकीय मेडिकल कॉलेज यहाँ है। तो डेफिनेटली वी आर ऑलरेडी अ एजुकेशन हब। और आप किसी भी सेवा की ले लें, IAS, IPS, सब में अंबेडकर नगर से बहुत लोग हैं। मैं लखनऊ में थी तो मुझे तो बहुत लोग मिलते थे, और जब मेरा जिलाधिकारी अंबेडकर नगर का आदेश आया तो मुझे सचिवालय से इतने फ़ोन आ गए कि मैंने कहा भाई ये लखनऊ से कम नहीं है, यहाँ सारे लोग वहीं के हैं। मैम, अगर अकबरपुर की बात करें या टांडा हो या फिर बसखारी हो, ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या है, और ये आपसे समझना चाहेंगे कि क्या लोगों की जागरूकता की कमी है या फिर जिद है लोगों की, या फिर कड़ाई ही कम है इसको लेकर? बेसिकली ये सारे पुराने मोहल्ले हैं, ये बहुत पुराने मोहल्ले हैं। जब वो बसे थे उस समय आज के जो मॉडर्न बिल्डिंग बाईलॉज के पैरामीटर्स है वो लागू नहीं थे, तो लोगों ने बहुत संकरी गलियों में घर बना ली। उस समय शायद इतने बड़े गाड़ियाँ भी नहीं थी जब ये मोहल्ले बसे थे। तो एक चैलेंज तो है ही, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं जहाँ तक हो सके इससे लोगों को समाधान दें इसमें। और अभी SP मैडम बात करेंगी, वो शायद आपको इस पर और बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। किसी भी ज़िले के जब समग्र विकास की हम बात करते हैं तो उस ज़िले की जो तमाम बुनियादी ढांचा है, तमाम जो ज़रूरतें हैं और ख़ास तौर से जो योजनाएं हैं उनको लागू करने की जो जिम्मेदारी होती है वो इस ज़िले के विकास अधिकारी की होती है। तो अब मैं मंच पर जो अगले हमारे अतिथि हैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी। हमारे बीच में CDO श्री आनंद कुमार शुक्ला जी, मैं चाहूँगी मंच पर आएँ और ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत हो। आनंद जी, जल भराव जो है वो एक बड़ी दिक्कत है अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए। कई गांवों में नालियां बनी भी हैं लेकिन पानी की निकासी नहीं है। अभी इसका जिक्र हम लोग DM मैम के साथ भी कर रहे थे। अकबरपुर में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नालियां जाम हो जाती हैं, पानी सड़क पर रहता है। इसकी असल दिक्कत क्या है? लोग हैं, सीवेज सिस्टम पुराना होना, या फिर कारण क्या है और इसका उपाय क्या है? कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी कोई प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग SBM के तहत मनरेगा राज्य वित्त केंद्र वित्त के अंतर्गत हम लोग नालियाँ बनाते हैं, और लगभग 8000 नालियाँ हम लोग ने SBM से बनाई हैं। इसमें समस्या आती है विशेष रूप से बरसात के समय में, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में। तो हम लोग मजदूर लगा करके, सफाई कर्मचारी लगा करके नालियों की सफाई करते हैं ताकि जल भराव ना होने पाए।
चूँकि हम लोग के पास में गांव में इतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, क्योंकि हर ग्राम पंचायत में एक या दो ही सफाई कर्मचारी होते हैं, तो हम लोगों ने रोस्टर बनाया है कि पर्टिकुलर पूर्वा में सोमवार को होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से अलग अलग दिनों में अलग अलग पूर्वे में या नालियों के रोस्टर से हम लोग उनकी सफाई कराते हैं और जल भराव की समस्या का निदान कराते हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि इससे रास्ता है, कीचड़ है, इस समय हम लोग मिट्टी नहीं डाल सकते हैं, तो राबिश डाल करके रास्ते को सुगम बनाया जाता है ताकि लोगों को सुविधा हो सके और समस्याओं का समाधान हो सके। सर, ग्रामीण इलाकों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो बेहद ज़रूरी है और आंगनबाड़ी केंद्रों का सही होना भी ग्रामीण इलाकों के लिए बेहद ज़रूरी है। अंबेडकर नगर में आंगनबाड़ी केंद्रों की जो वास्तविक स्थिति है सर, वो क्या है और कितने केंद्र अपनी बिल्डिंग में चल रहे हैं और कितने किराए या दूसरी बिल्डिंग में? जनपद में 2551 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इसमें से 668 आंगनबाड़ी केंद्र विभाग के हैं जिनकी अपनी बिल्डिंग्स में हैं। 1700 के आसपास हमारे स्कूल्स में चल रहे हैं, 78 पंचायत भवनों में चल रहे हैं और 27 किराए पे चल रहे हैं। जो किराए पे चल रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने 98 प्रस्ताव हम लोगों ने मंगा लिया है राजस्व विभाग से, जिनको हम लोग शासन से भेज करके फंड मिलने के बाद उनको हम लोग बनवा देंगे। इसके अलावा शासन की एक सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र योजना है, इसमें करीब 600 आंगनबाड़ी केंद्र हम लोगों ने लिया है, जिनका कायाकल्प किया गया है, उनका पुनर्निर्माण किया गया है और वहाँ पर LED टीवी हैं, बच्चों के लिए काफ़ी इक्विपमेंट्स हैं, अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं, बाला पेंटिंग है, पानी पीने की व्यवस्था है। तो जो 600 आंगनबाड़ी केंद्र हम लोग सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र में ले करके उनको अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर रहे हैं और नए आंगनबाड़ी केंद्र जो बन रहे हैं उनको भी हम लोग एक बेहतर तरीके से मनरेगा के माध्यम से, राज्य वित्त के माध्यम से उनको भी हम लोग सुसज्जित कर रहे हैं ताकि बच्चों का मन लगे और बच्चे आए आंगनबाड़ी केंद्रों में और एंजॉय करें। सर, अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो महिलाओं का आत्मनिर्भर होना बेहद ज़रूरी है। खासतौर से जब हम ग्रामीण महिलाओं की बात करते हैं तो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने को लेकर क्या किया जा रहा है इस जिले में? महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं हैं। जो एक महत्वपूर्ण विभाग है राष्ट्रीय आजीविका मिशन, जिसको हम देख रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने करीब 15,000 समूह अब तक बनाए हुए हैं, जिसमें करीब 1,70,000 हमने महिलाओं को जोड़ा है इसमें। उसके अंतर्गत 1,22,000 जो हमारे महिला परिवार हैं उनको हम लोग किसी न किसी आजीविका से हम लोगों ने जोड़ दिया है। इसमें अधिकतर जो हमारी महिलाएं हैं, लगभग 1 लाख महिलाएं जो हैं वो कृषि आजीविका से हैं, पशुपालन है, फिशरीज़ हैं और इसके अलावा केयर टेकर के रूप में काम करें। इवन 14 हमारी महिलाएं जो हैं वो परिवहन विभाग में कंडक्टर के रूप में काम कर रही हैं। तो इसके ये तो है ही है, इसके अलावा करीब 5,000 हमारी महिला कैडर है जो समूह सखी के रूप में, आजीविका सखी, बैंक सखी, BC सखी, विद्युत सखी के रूप में काम कर रहे हैं। और इवन जो मनरेगा योजना जिसका भी नाम चेंज हो गया है, VBG रामजी हो गया है, उसमें महिला मेट के रूप में भी महिलाएं काम कर रही हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और करीब 12,000 हमारे ऐसे समूह हैं जिनको अब तक हम लोगों ने CIF या रिवॉल्विंग फंड दिया है। RF जो करीब 30,000 होता है और रिवॉल्विंग फंड 1.5 लाख होता है। CCL भी हम लोगों ने बैंक से लोन कराया है ताकि महिलाएं अपने छोटे मोटे रोजगार उद्योग चला सकें। इसके अलावा 51 जगह हम लोगों ने प्रेरणा कैंटीन स्टार्ट किया है, जिससे कि महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और स्कूलों में कैंटीन हम लोग स्टार्ट किया तो बच्चों को अच्छा भोजन भी मिल रहा है और महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। सर, अगर दिसंबर 2025 तक की बात करें, जो आंकड़े हैं जिले में 34,000 लखपति दीदियां हैं। अब पिछले 7 महीने में अगर इन आंकड़ों की बात की जाए तो ये कितने बढ़ गए हैं? इसमें निरंतर संख्या वृद्धि हो रही है। जैसे कि आपने बताया कि दिसंबर 25 में हम 34,000 थे, आज की डेट में हम करीब 51,000 पहुँच चुके हैं और निरंतर हम लोग प्रगति कर रहे हैं। 63,000 का हम लोगों का टारगेट है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इस आंकड़े से ज़्यादा बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और अधिक से अधिक लखपति दीदी, और उसके बाद जो टारगेट है कि 10 लाख या महालखपति दीदी की तरफ भी हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो जैसे हमने बताया कि कैसे हम लोग विभिन्न कैडरों को सुसज्जित कर रहे हैं और विभिन्न रोजगारों से जोड़ रहे हैं, जिसके कारण जो है महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है और एक सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति भी हो रही है, जिसको आप लोग अनुभव कर सकते हैं। सर, अंबेडकर नगर लखपति दीदी योजना की फीडिंग में 96% की प्रगति के साथ जो प्रदेश है वो शीर्ष 100 जिलों में शामिल है। स्वयं सहायता समूह कितने हैं जिससे जो महिलाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं? करीब 15,000 हमारे समूह हैं और इसमें करीब 1,70,000 परिवार इसमें जुड़े हुए हैं और हम लोग टॉप 10 में हैं प्रदेश में
जो लखपति महिलाओं के बनाने में और उनके आजीविका रजिस्टर को मेंटेन करने में। तो जैसे हमने बताया कि अभी तक हम लोग 51,000 बना चुके हैं और 63,000 का हम लोग का लक्ष्य है। हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और अधिक से अधिक महिलाओं को हम लोग लखपति दीदी बनाएंगे, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जो है मिशन है, निर्देश है। सर, आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं ज़िले की, अगर बात करें महिलाओं को लेकर, जिस तरीके से लखपति दीदी का हम जिक्र करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ कैसे रहे हैं आप, और आने वाले समय में और महिलाएं इससे जुड़े, इसको लेकर हम क्या लोगों ने प्रयास? इसमें ये स्ट्रेटजी बनाई है कि जो हमारी जिनके पास राशन कार्ड है, पात्रग्रस्ती का राशन कार्ड है, अंत्योदय राशन कार्ड है, या जो हमारे मनरेगा के मजदूर हैं, या जिनको प्रधानमंत्री आवास हमने दिया हुआ है, ये अधिकतर ऐसे गरीब परिवारों को ही हम लोग देते हैं। इन घरों की परिवार इन घरों की जो महिलाएं हैं उनको हम लोग समूह से जोड़ रहे हैं, उनको मोबिलाइज कर रहे हैं। गांव में जो हमारे प्रधान हैं, जो आप प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं, कोटेदार हैं, और गांव के जो भी, और हमारी जो सीआरपी होती है, जो हमारी दीदी होती है ट्रेनिंग देने वाली, ये पूरा मोबिलाइजेशन ड्राइव हम लोग चला रहे हैं, गाँव का हर गाँव में चला रहे हैं। तो उनको चला करके महिलाओं को हम लोग सुशिक्षित कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि आप समूह से अगर जुड़ेंगे तो क्या फ़ायदे आपको होंगे, कैसे आपका आर्थिक उत्थान होगा, कैसे सोशल चेंज होगा। इसके कारण मोबिलाइजेशन ड्राइव जो चल रही है उसकी वजह से हम लोगों के समूहों की संख्या बढ़ रही है और महिलाएं हमारे आंदोलन के साथ में जुड़ रही हैं। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। जब जिले के विकास की बात हो रही है तो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं महत्वपूर्ण पदों पर, उनके काम बेहद ज़रूरी हो जाते हैं और उनका जिक्र करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ के लोगों से भी जुड़ी हुई हैं। अब इसी कड़ी में मैं मंच पर हमारी जो अगली मेहमान है यहाँ की एडीएम ज्योत्सना बंधु जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। ज्योत्सना जी, रेवेन्यू विभाग जनता के सबसे करीब भी माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शिकायतें भी इसी विभाग में आती हैं, ऐसा कैसे होता है? एक्चुअली क्या है ना मैम, रेवेन्यू जैसा आपने कहा कि सबसे करीब माना जाता है। अब जो विभाग सबसे करीब होता है यानी वो आम जनता के दिन प्रतिदिन से जुड़ी हुई हर चीज़ को डील करता है। जन्म हो, मृत्यु हो, किसी की नौकरी लग रही हो उसका सर्टिफिकेट हो, आय निवास प्रमाण पत्र हो, या फिर कोई दैवीय आपदा आई हो, या फिर कुछ भी हो, सब में राजस्व विभाग ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। अब जब हम किसी भी जनमानस की दिन प्रतिदिन की चीज़ को डील करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा शिकायतें भी वहीं आएंगी, यही वजह है। मैम, एक बड़ी मुश्किल है, बड़े आरोप लगते हैं कि साहब पैमाइश के लिए महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं। औसतन एक पैमाइश कराने में ज़मीन का कितना जो स्टैंडर्ड टाइम है वो लगना चाहिए? इस शिकायत की मेन वजह ये है कि लोगों को जानकारी में, मतलब प्रचार प्रसार में थोड़ा सा ये जानकारी नहीं है कि जो पैमाइश के लिए सिर्फ प्रार्थना पत्र दिया जाता है, संक्रमणी भूमि दर की पैमाइश उससे नहीं होती है। एसडीएम के यहाँ एक धारा 24 होती है जिसके अंदर वाद योजित करना होता है, जिसका मैक्सिमम टाइम है कि 3 मंथ्स के अंदर वो हो जाती है। लेकिन जनरली क्या होता है, हम जैसे कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसको लगता है कि प्रार्थना पत्र देके हो जाएगा, जबकि धारा 24 के अंदर 1000 रुपये का चालान बैंक में जमा करना पड़ता है अगर सभी विवादित घाटा हो तो। उसके बाद एसडीएम उसको 3 महीने में डिसाइड कर देते हैं। इसके लिए मैं जिक्र करना चाहूँगी, अभी राजस्व परिषद की पहल से रोवर की टेक्नोलॉजी आई है, जिसमें रोवर की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम जल्दी से जल्दी धारा 24 के मुकदमे निस्तारित करके ये जो पैमाइश में लंबा समय बीतने की बात है उसको ख़त्म कर देंगे। मैम, अगर यूपी की बात करें तो लगभग हर जिले की ये समस्या है, नामांतरण पैमाइश या फिर प्रमाण पत्र की बात करें, आय की हो, जाति या निवास स्थान के बनवाने में लेखपालों की जो शिकायत है वो होती है। लेकिन जब हम अंबेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है? जैसा कि है कि सभी प्रमाण पत्र नामांतरण जो हमारा ज़मीनी स्तर का कर्मचारी होता है उसके पास जाता है सत्यापन के लिए। तो अंबेडकर नगर में या फिर पूरे यूपी में, अंबेडकर नगर में विशेष रूप से हम ये ध्यान रखते हैं क्योंकि ये सभी चीज़ें अभी ऑनलाइन हो गई हैं। तो ऑनलाइन होने की वजह से सभी का टाइम निर्धारित है। जैसे अविवादित विरासत 11 दिन से ज़्यादा लंबित नहीं होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, अगर किसी व्यक्ति की 13वीं हो तो उस दिन हम उसके जो खतौनी की प्रति है विरासत चढ़ाने के बाद उसको दे दें। तो हम यहाँ पे जनपद में ये कोशिश करते हैं कि जो भी प्रमाण पत्र जितने टाइम का है उतने टाइम में उसको मिल जाए। अब जैसे प्रमाण पत्र में हमें ये भी ऑनलाइन सूचना मिलती रहती कि अगले 2 दिन में ये डिफ़ॉल्टर होने वाला है,
तो उसको यहाँ से विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कई प्रकार के प्रमाण पत्र उसको जारी करने पड़ते हैं। तो ये विशेष रूप से यहाँ पे मॉनिटरिंग करके हम देते हैं कि 2 दिन बाद का जो डिफ़ॉल्टर प्रमाण पत्र है वो उसको बता देते हैं, जिससे सभी चीज़ समय से हो जाए। मैम, सरकारी तालाबों, चारगाहों और ग्राम समाज की जो ज़मीन है उस पर कब्जे हटाने के लिए के बाद क्या दोबारा कब्जा रोकने की भी कोई स्थायी व्यवस्था है? जैसा कि आपने कहा कि तालाब, चरागाह और सार्वजनिक जगह, जब हम किसी गांव में रहते हैं तो सार्वजनिक जगह के इस्तेमाल को हम एक कॉमन रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब एक बार उसे कब्जा हटा दिया जाता है तो उसके बाद, क्योंकि बहुत टाइम से कब्जा होता है तो लोगों को लगता है कि ये उसी की जगह है, तो उसको रोकने के लिए ग्राम सभा अपने फंड से, अपनी ग्राम निधि जो होती है उसकी फेंसिंग करा सकती है या फिर 4 दीवारी करा सकती है। जैसे अभी सरकार की अमृत सरोवर योजना आई थी, जिसमें बहुत सारे तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में डेवलप किया गया, उसके चारों तरफ पथ बनाए गए, सौंदर्यीकरण किया गया, तो वो परमानेंटली अब सेफ हो गए हैं, अब उस पर कभी कब्जा नहीं हो सकता। इसी प्रकार की योजनाओं से स्थायी रूप से उनको रोका जाता है। मैम, अब जन सुनवाई की बात कर लेते हैं। आपके पास जो जन सुनवाई आती है उसमें सबसे ज़्यादा जो शिकायतें हैं वो किस विषय से जुड़ी हुई होती हैं? जनरली प्रमाण पत्रों से रिलेटेड होती हैं। जैसे अभी मेरे से पहले डीएम मैम ने बताया कि यहाँ पे इतने सारे लोग नौकरी में हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र डेली 50 से ज़्यादा आते हैं। तो जैसे चरित्र प्रमाण पत्र आता है तो होता है कि जितनी जल्दी यहाँ से जाएगा उतनी जल्दी उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो जनरली इसी प्रमाण पत्रों से रिलेटेड शिकायतें हमारे यहाँ ज़्यादा प्राप्त होती हैं। मैम, बाढ़ हो या प्राकृतिक आपदा, इसमें किसानों को मुआवजा देने में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो प्रशासन की क्या होती है? प्रशासन का काम होता है, बाढ़ या कोई भी आपदा से पीड़ित व्यक्ति है तो उसका ये है कि त्वरित उसको एक तो सहायता मिले, सही व्यक्ति को सहायता मिले और जितनी सहायता उसको दे है वो मिले। तो प्रशासनिक चुनौती होती है कि हमें समयबद्ध, सही और आकलन सही सहायता तत्काल व्यक्ति के पास पहुंचा दी जाए। मैम, स्टैम्प चोरी की भी बड़ी जो खबरें हैं और शिकायतें वो सामने आती हैं। अम्बेडकर नगर की बात करें तो स्टैम्प चोरी और सरकारी राजस्व के नुकसान को रोकने को लेकर क्या कुछ खास अभियान भी चलाए जा रहे हैं? स्टैम्प चोरी को रोकने के लिए हमारे यहाँ मंथली हम जो सबसे बड़े बेनामे होते हैं उनको विज़िट करवाते हैं संयुक्त टीम के द्वारा। राजस्व और निबंधक उसमें दोनों रहते हैं। उसके अलावा कुछ विज़िट हमारी तरफ से भी होती हैं। इसके अलावा जो गांव डेवलपिंग हैं वहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि ऐसे कोई बेनामे, 2 बेनामे जो सिमिलर टाइप के हैं लेकिन उनके दाम, उनके प्रतिफल में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो वो चेक करते हैं। अगर कोई बेनामा का प्रतिफल बहुत कम है तो जनरली वहाँ पे स्टैम्प कमी रही होगी। मैम, अम्बेडकर नगर में धान और गेहूँ 2 मुख्य फसल हैं। धान ज़्यादा होती है। अब धान की खरीद में दलाल ऐसे ही होते हैं जैसे गुड़ पर मक्खी। घाटा किसानों का होता है दलालों के चक्कर में। इस पर किस तरीके से नकेल कसी जा रही है? ओके, दलालों पे नकेल कसने के लिए शुरुआत ही वहीं से होती है जहाँ पे धान क्रय जब शुरू होता है। तो सबसे पहले जो धान क्रय का पोर्टल है वो हमारे भूलेख से लिंक्ड है। तो जैसे ही वो अपना कोई भी किसान अपना गाटा डालता है तो वो हमारे भूलेख से फैच कर लेता है कि उस किसान का नाम क्या है। उसके बाद उसका सत्यापन होता है एसडीएम स्तर से और मेरे स्तर से भी होता है। इसके अलावा बायोमेट्रिक सिस्टम था, इस बार तो धान में आइरिस सिस्टम था। मतलब किसान जब केंद्र पे स्वयं जाएगा तभी उसका धान विक्रय होगा। तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजी को ऑनलाइन करके इस पे दलालों के जो हस्तक्षेप है उसको कम करने की कोशिश पूर्णतः की गई है। मैम, नामांतरण और दाखिल खारिज के लंबित मामलों को कम करने के लिए भी क्या कोई रणनीति अपनाई जाती है? जी बिल्कुल। जो अविवादित विरासत होती है उसमें 2 प्रकार से होते हैं। एक तो जो विवादित होते हैं, एक अविवादित होते हैं। जो अविवादित हैं वो हम 45 डेज़ में कर देते हैं। इसके लिए डायरेक्ट पोर्टल का सिस्टम है, उस पर 45 दिन में नामांतरण हो जाता है। जो विवादित केसेस होते हैं उसमें मैक्सिमम 90 डेज़ का टाइम है। तो इसमें जो RCCMS पोर्टल है हमारा, उससे हम डायरेक्ट मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन सा केस हमारा 90 डेज़ से ऊपर जा रहा है। उसकी समीक्षा DM महोदया के द्वारा स्वयं की जाती है और जो भी इस तरह के केसेस हैं उनको हम डील कर रहे हैं। अभी मैं इसमें ये जिक्र करना चाहूँगी कि 5 साल से ऊपर के हमारे काफ़ी सारे केसेस थे। महोदया की पहल से हमने 5 साल के केसेस सभी निपटा दिए हैं। अब हम जो केसेस बचे हैं 3 साल के अंदर वाले केसेस इस मंथ तक शायद हम निपटा देंगे। उसके बाद फिर हम 1 साल से नीचे केसेस को ख़त्म करने की कोशिश में हैं। मैम, अगर ई गवर्नेंस की बात की जाए तो सरकार का इस पर काफ़ी जोर रहता है
और अंबेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर ई गवर्नेंस को लेकर क्या कुछ स्थिति है? ई गवर्नेंस जब से आई है तो ई गवर्नेंस का होता है कि जो हस्तक्षेप होता है आम मानस का वो कम से कम करना और सुविधा जो हो जल्दी से जल्दी पहुंचना। तो हमारे जितने सर्टिफिकेट हैं वो सभी ऑनलाइन हैं। रोवर का सिस्टम ई गवर्नेंस में मैं मेंशन करना चाहूँगी अभी आ गया है, तो उसमें जब डायरेक्ट केवल नोटिस जाने के बाद जो रिपोर्ट निकलेगी उसमें भी लेखपाल या आरआई का कोई हस्तक्षेप नहीं है। रोवर से ऑनलाइन रिपोर्ट निकलेगी जो डायरेक्ट एसडीएम कोर्ट में जाएगी। तो नई नई पहल राजस्व परिषद की तरफ से, माननीय शासन की तरफ से आ रही हैं और उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। मैम, सरकारी योजनाओं के लिए भूमि को उपलब्ध कराने को लेकर क्या बड़ी जो मुश्किलें हैं या कह सकते हैं चुनौतियां, वो क्या सामने आती हैं? किसी भी सरकारी योजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जनरली ज़मीन मार्ग पे चाहिए होती है। तो मार्ग की ज़मीन जनरली जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वो उस पर हम कोई ना कोई सरकारी भवन निर्माण कर चुके होते हैं। किसी भी भूमि को देने से पहले वहाँ की लोकल परिस्थितियों को, वहाँ के लोकल जो लोग होते हैं उसकी उससे कोई किसी ज़मीन से आस्था जुड़ी होती है, कभी कहीं किसी का कब्ज़ा बहुत टाइम से होता है। तो यही दिक्कत आती है कि इन सब लोकल परिस्थितियों को मैनेज करते हुए वो समय से उपलब्ध करा दी जाए। मैम, अगर आपके विभाग की बात की जाए तो इस समय सबसे बड़ी चुनौती क्या है विभाग के लिए? क्योंकि मैं राजस्व विभाग से बिलोंग करती हूँ और जो हमारी सबसे इमरजेंसी सिचुएशन होती है वो हम जो इमरजेंसी में एकदम डील करते हैं वो दैवीय आपदा में डील करते हैं। बाकी जो हम डील करते हैं वो सारी दिन प्रतिदिन की समस्याएं होती हैं लोगों की। मतलब हमारा जो हस्तक्षेप होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि अगर मेरा दिन सुबह से शाम तक हो रहा है तो वो जन सामान्य का सामान्य रूप से चलता रहे, इसलिए राजस्व विभाग का हस्तक्षेप जरूरी है। तो हमारी जो मेन प्रशासनिक चुनौती ये है कि हम ऐसा वातावरण बना पाएँ कि लोगों को लगे कि कोई एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, मतलब उनको सब चीज़ एकदम जनरल नॉर्मल फील हो। बिल्कुल। मैम, अंबेडकर नगर में रोड एक्सीडेंट भी एक बड़ी समस्या है। आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो 2021 से 2025 तक इस ज़िले में 1200 एक्सीडेंट हुए हैं, 800 जानें भी गई हैं। अकेले 2025 की अगर बात करें तो 362 एक्सीडेंट हुए हैं और इनमें से 225 जानें भी गई हैं। अब इसमें कमी कैसे आएगी? रोड एक्सीडेंट में कमी लाने के लिए हमें लगातार प्रयास जारी है। इसमें वर्तमान में जो प्रयास हुआ है, आईआईटी चेन्नई की तरफ से रोड सेफ्टी कमेटी के रूप में आए थे लोग, जिन्होंने रोड सेफ्टी वॉलंटियर्स तैयार किए हैं, जो साइंटिफिक तरीके से ये देख रहे हैं कि कहाँ पे कितने एक्सीडेंट होते हैं, किस रोड पे किस वजह से किस समय पे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम साइंटिफिकली तरीके से डेटा कलेक्ट करके जहाँ पे एक्सीडेंट की समस्या जिस वजह से आ रही है उसको रूट कॉज को हम डील करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मैम इसमें इस पूरे चीज़ को लेकर लोगों को भी जागरूक करने की जो कोशिश है वो की जा रही है, आपको लगता है इसकी ज़रूरत है क्या? बिल्कुल ज़रूरत है। जैसे जनरली क्या होता है ना, रोड एक्सीडेंट में एक्सीडेंट जब होता है तो जनरली हम देखते हैं कि घर का कमाने वाला व्यक्ति बाहर निकलता है। तो जब किसी घर से उसके कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है तो उस घर की आधारशिला हिल जाती है। तो इसमें प्रयास हमारी तरफ से, अभी रोड सेफ्टी का एक सेशन हुआ था जिसमें माननीय प्रभारी मंत्री जी भी शामिल हुए थे। उसमें युवाओं को जागरूक करने का यही प्रयास किया गया था कि जो सेफ्टी की चीज़ें हैं वो पहने, जैसे कार चलाते समय सीट बेल्ट पहने, बाइक चलाते समय हेलमेट पहने और जितने भी नियम होते हैं उनका अनुपालन करें। मैम, किसानों से उड़द, मूंग और मूंगफली की खरीद के लिए 3 क्रय केंद्रों को मंजूरी मिल गई है। एमएसपी पर किसान अपनी जायद की फसल बेच सकता है। अब इसका किसानों को पूरा फायदा मिले और किसान जो है बिना बिचौलिए के चक्कर में पड़े हुए जो अपना मुनाफा है वो कर सके, ले सके, इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? इसके लिए अभी तक ये केंद्र नहीं बनते थे। पहली बार डीएम मैम की पहल पे ये केंद्र बने हैं इस जनपद में। अब उन केंद्रों का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अकबरपुर, बसखारियो, बीटी में ये केंद्र बने हैं। तो कोई भी किसान, क्योंकि यहाँ पे ये देखा गया कि तिलहन की जो फसल है वो बहुत स्कैटर्ड है, कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है जिसमें वो फसल ज़्यादा होती हो। तो अभी हमने 3 केंद्रों से ये प्रयास शुरू किया है और ये प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि एमएसपी मिलेगी तो किसान को एक सेफ्टी नेट रहता है कि अगर कुछ भी हुआ तो उसकी फसल एमएसपी पे बिक जाएगी। तो यही प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत्सना जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। जब भी ज़िले के विकास की बात होती है तो विकास में एक जो महत्वपूर्ण अंग है वो है
स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य उस जिले की कैसी है, इसका बहुत असर होता है उस जिले के विकास पर। तो अंबेडकर नगर का स्वास्थ्य कैसा है, उसका रिपोर्ट कार्ड यहीं के सीएमओ से लेंगे। मैं अगले जो हमारे मेहमान हैं मंच पर उनको आमंत्रित करूंगी, सीएमओ डॉक्टर प्रमोद कुमार जी को। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। प्रमोद जी, आपकी दोहरी जिम्मेदारी है, एक तो लोगों को बीमारी से बचाना और दूसरा अपने विभाग को भ्रष्टाचार की बीमारी से। कैसे इन दोनों का इलाज कर रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग का काफ़ी अहम रोल होता है मरीजों की वेलबींग को लेकर के। फिजिकल मेंटल वेलबींग होनी चाहिए। बीमारियों से उनको बचाना हमारा परम कर्तव्य होता है। तो इसके लिए तमाम योजनाएं हम लोग चलाते हैं, अस्पतालों को सुदृढ़ करते हैं ताकि लोग स्वस्थ रहें, बीमारियों से बचे रहें। और जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, वो भी एक बीमारी है और इस बीमारी को भी दूर करना हम लोगों को आता है। भ्रष्टाचार पर काफ़ी नकेल कसी जा रही है, खास करके तमाम झोला छाप क्लिनिक खुल गई हैं और लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, दुष्प्रभावित हो रहे हैं। तो उन पर भी कड़ाई की जा रही है और जहाँ कहीं भी शिकायतें पब्लिक से मिलती हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल से मिलती हैं और कहीं से भी हम लोग अपनी जांच एजेंसियाँ भी रखते हैं, तो शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। सर, अगर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर की बात करें तो एक समय में यूपी में बड़ा खस्ता हाल था, लेकिन अब बदलाव आया है। अंबेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर कितना जो ये आंकड़ा है वो बदला है? जी, ये मातृ और शिशु मृत्यु दर जो है हमारे स्वास्थ्य महकमे के पैरामीटर्स हैं और काफ़ी अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 70 से 80% जो है प्रसव सरकारी संस्थानों में हो रहे हैं। लक्ष्य तो हमारा है कि लगभग 100% हो। और इसमें हमारी आशा बहनें हैं, एएनएम हैं, ये लोग काफ़ी मेहनत कर रही हैं। और कुछ जगहों पे शिकायतें मिली हैं कि कुछ आशा बहनें जो हैं वो प्राइवेट में कुछ अशिक्षित लोगों के पास चले जा रहे हैं लेकर के, या कुछ घर पे डिलीवरियां हो रही हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि वैसे में माहौल सही नहीं होने से मरीजों को थोड़ी दिक्कत होती है। अदरवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करीब 80-90% कोशिश कर रहे हैं। एम्बुलेंसें चल रही हैं और 108 एम्बुलेंस जो है वो 24/7 चलती है, जो मरीजों को निरंतर सेवाएं दे रही है और बिना रुके हुए दे रही है। और रियल टाइम में हम लोग देख रहे हैं इन चीज़ों को, तो काफ़ी कम समय में मरीज यहाँ आ भी रहे हैं। और हमारे जनपद में हमारे जिलाधिकारी महोदया के वजह से सड़कें काफ़ी अच्छी हैं। नहीं तो मैं और जनपदों में मैंने देखा था कि अस्पताल पहुंचने से पहले इतने सड़कें गड्ढे होते थे कि मरीज का प्रसव एम्बुलेंस में हो जाता था। लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ नहीं है, अम्बेडकर नगर में नहीं है। यहाँ मरीज सुरक्षित आ जा रहा है और उसकी डिलीवरी कराई जा रही है। सर, अगर आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो आर्थिक तौर पर जो कमजोर लोग हैं उनके लिए संजीवनी है एक तरह से। अब अंबेडकर नगर की बात कर ले तो यहाँ पर कितने लोगों को लाभ मिल चुका है, क्या स्थिति है इस योजना की? हम लोगों के यहाँ काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये योजना गरीबों के लिए बहुत ही सही और वरदान कह लीजिए कि योजना वरदान है, क्योंकि 5 लाख तक का करीब सरकार दे देती है, उतनी सुविधाएं उनको मिल जा रही हैं, फ्री का इलाज मिल जा रहा है। तो योजना काफ़ी अच्छी चल रही है और हमारे यहाँ जो करीब 9 लाख से ऊपर लोग करीब लगभग में इलाज इसका लक्ष्य है और ले भी रहे हैं। 87,000 के ऊपर लोग इलाज करा चुके हैं और पंजीकृत जो हमारे यहाँ है वो 9 लाख के करीब लोग हैं, कार्ड बन चुके हैं उनके। सर, टीकाकरण एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वास्थ्य का। अभी स्थिति अंबेडकर नगर की टीकाकरण को लेकर क्या है? हमारा टीकाकरण भी काफ़ी अच्छा है। हमारे यहाँ CSC लेवल पर, PSC लेवल पर और जिला अस्पताल पे, जनपद स्तर पे टीकाकरण बच्चों का किया जाता है, गर्भवती महिलाओं का किया जाता है। इसमें शनिवार और बुधवार ये CSC PSC पर होता है, लेकिन जनपदीय स्तरीय जो जिला चिकित्सालय है यहाँ हम लोग प्रतिदिन टीका लगवाते हैं। टीकाकरण गर्भवती महिलाओं का और बच्चों का होता है और टीकाकरण में हम लोग का ग्राफ काफ़ी अच्छा है।
सर मेंटल हेल्थ की बात करें जिसका जिक्र बहुत कम किया जाता है और ख़ासतौर से युवाओं को लेकर ये बेहद ज़रूरी विषय हो जाता है। डिप्रेशन जो है आजकल महामारी की तरह देखा जा रहा है। क्या ज़िले में मेंटल हेल्थ सेवाएं भी जो हैं वो पर्याप्त हैं या फिर सही तरीके से हैं? जी, ये तो आज की एक आधुनिक बीमारी हम कहते हैं इसको, ये एक आधुनिक बीमारी हो गई है। मेंटल डिप्रेशन जो है काफ़ी तनाव में आज का युवा भी है और बाकी जो जनमानस वो भी तनाव से घिरे जा रहे हैं। बच्चे खास करके देखिए सुसाइड कर ले रहे हैं। इतनी जनसंख्या बढ़ी जा रही है, अवसर जो है थोड़े कम है, पढ़ाई का लेवल बढ़ता जा रहा है, बच्चों में अवसाद हो जा रहा है, गार्जियन का दबाव बढ़ रहा है। तो इस दबाव की वजह से तो मैं यही कहूँगा कि गार्जियन पेरेंट्स बच्चों पर इतना दबाव ना दें, जो उसकी क्षमता है उसको पहचानें और उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करें। ऐसे हमारे यहाँ ज़िले लेवल पे एक मॉनिटरिंग संस्था है, अपनी जो है टीम है, ये लोग का रूट एक्शन प्लान बनता है और ये लोग गांव-गांव शहर अपना जो है पूरा बना करके एक्शन प्लान चलते हैं और इनकी फीडबैक रिपोर्टिंग भी ली जाती है। सर दवाइयों की अनुपलब्धता एक बड़ी समस्या होती है सरकारी अस्पतालों की। अब अगर अम्बेडकर नगर की बात कर लें तो यहाँ पर क्या स्थिति है और क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म भी चलाया जा रहा है ताकि जो कमी है उसे पकड़ा जा सके? जी, एक समय था जब दवाओं की काफ़ी किल्लत होती थी। आज से 15-20 साल पहले हम लोग दवाओं के लिए लिखते थे चिट्ठियाँ कि दवाइयाँ कम पड़ रही हैं, दवाइयाँ कम पड़ रही हैं। लेकिन अब वो परिप्रेक्ष्य बिल्कुल बदल चुका है, सब चीज़ें उल्टी हो चुकी हैं और आज के समय में हम लोग दवा ज़बरदस्ती देते हैं कि भाई ये विटामिन भी ले लो, ये आयरन भी ले लो, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ। दवाइयाँ हमारे पास पर्याप्त है, हमारे पास स्टॉक है। तो हम लोग दवाइयाँ हमारे पास महीने में 2 बार आती हैं और हम लोग एक ई पोर्टल इसका बनाए हुए हैं, उसके थ्रू हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। हमारा सारा स्टॉक ऑनलाइन है, कहीं से बैठकर कहीं भी स्टॉक को देखा जा सकता है। तो काफ़ी पारदर्शिता है हम लोगों ने बना रखी है और उसकी जो है हम लोगों का जो तरक्की का कारण यही है कि पारदर्शिता है और हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। सर अगर यूपी की बात करें तो 2017 के बाद से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें कह सकते हैं कि 360 डिग्री पर जो बदलाव है वो हुआ है बेहतरी को लेकर। अब अगर यहाँ की बात करें तो जांच सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अम्बेडकर नगर में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जांच जो है वो एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है इलाज का। बीमारियों के लक्षण मिलते जुलते, कई बीमारियों के लक्षण एक जैसे होते हैं, तब फिजिशियन को ज़रूरत पड़ती है कि वो जांच का सहारा ले और जांच के थ्रू जो है अलग अलग बीमारियों को कैटेगराइज करें। तो इसमें हम लोगों ने, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे IAPHL लैब है और आपके CSCs लेवल पे भी हम लोगों ने लैब बना रखी हैं। तो लैब की सुविधाएं हैं और PPP मॉडल पर भी सुविधाएं हैं। तो इसकी वजह से लैब सिस्टम जो काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ हमारा और हम लोग हर तरह की लगभग जांचें कर रहे हैं और इसका बहुत बड़ा जनमानस को फ़ायदा मिला है और कोई जांच का शुल्क नहीं लग रहा है, सब निःशुल्क है और काफ़ी अच्छी सुविधाएं इसकी वजह से हम लोगों को मुहैया करा पा रहे हैं। सर अगर निजी अस्पतालों की बात करें तो इस पर कैसे जो नियंत्रण है या जो चेक है वो रखा जा सकता है ताकि जो आम लोग हैं, जो मरीज हैं, उनका शोषण ना हो, उससे बचा जा सके? सरकारी तंत्र में हम लोगों का तो जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, PSC, ये सब सिस्टम चलता है सरकारी, और एक पैरेलल सिस्टम चलता है, वो प्राइवेट सिस्टम चलता है। प्राइवेट में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, तो इनका हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनके मानक देखे जाते हैं कि ये मानक के अनुसार डॉक्टर इनके पास है कि नहीं, मानक के अनुसार इनके पास फायर फाइटिंग सिस्टम है कि नहीं, इनके पास जो जांचों की सुविधाएं हैं वो मानक के अनुसार है कि नहीं, अगर PCPNDT एक्ट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कहीं अल्ट्रासाउंड अगर क्लिनिक खोल रखे हैं तो भ्रूण वगैरह के बारे में ना बताएं, जो मानक है उनको मेंटेन करें। तो इस तरीके से हम लोगों की टीम बनी हुई है डिप्टी CMO लेवल पर, जो जा करके इनको चेक करती है और उनके औचक निरीक्षण भी किया जाता है और हम लोग महीने में 2-4 बार निरीक्षण करके जो लोग ऐसे होते हैं जिनके मानक नहीं है उनको सील बंद भी करते हैं, उन पर कार्रवाई भी की जाती है। सर डिजिटल हेल्थ, ई-हॉस्पिटल और ऑनलाइन पंजीकरण जैसी अगर सुविधाओं की बात करें तो अम्बेडकर नगर में अभी इसको लेकर कितना विस्तार हुआ है? ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि आज का ज़माना डिजिटलाइजेशन का ज़माना है
और इसमें स्वास्थ्य महकमा काफ़ी आगे है। हम लोगों ने ऑनलाइन पर्चियां बनवानी शुरू कर दी। हमारे यहाँ ई कवच है, ई सुश्रुत सुविधाएं हैं, जिसके थ्रू हमारे हॉस्पिटल लिंक्ड होते हैं और इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम लोग सारा डाटा ऑनलाइन मैनेज करते हैं। तो इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम लोग, जैसे मरीज जब आता है, पहले एक था कि लोग हाथ से पर्चियां बनाते थे, अब वो ज़माना बदल गया। अब वो सारा डाटा का उसका आधार कार्ड लिया जाता है और उससे हम लोग ऑनलाइन उसकी पर्ची बनाते हैं, जिसमें मरीज़ का फ़ोन नंबर, उसका पता, ये सब रहता है और आभा आईडी बनाई जाती है। आभा आईडी के थ्रू फ़ायदा ये है कि मरीज़ को हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं एबीडीएम के थ्रू कि जिसमें हम लोग सारे पेशेंट किसी भी अस्पताल में जाए, कभी भी जाए, तो उसका सारा डाटा हम लोग निकाल सके, एक क्लिक कर दें बटन को। ये हम लोग का काम लगभग कंप्लीट स्टेज में चल रहा है, चल भी रहा है, लेकिन काफ़ी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं इसमें। सर, अगर अम्बेडकर नगर की बात करें तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी सही से काम करे, डॉक्टर भी समय पर पहुंचे, इसको लेकर कैसे निगरानी की जा रही है? चिकित्सक और स्टाफ जो सीएससी पीएचसी पर हैं, इनके लिए सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी हमारे विभाग ने कि जो लोग जाते हैं उनका अब अटेंडेंस, जो पहले सिर्फ पेपर पर हुआ करता था, अब डिजिटलाइज हो गया है। अब लोगों के अंगूठे लगाए जा रहे हैं, तो मशीनें लगी हुई हैं, उनको अपने अंगूठे वहाँ दर्ज करने पड़ते हैं और उससे उनकी मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग ने हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, सीसीटीवी के कैमरे लगे हुए हैं और इसका हम लोग अपने स्तर से तो देखते ही हैं, लेकिन ये राज्य स्तर से लखनऊ से भी मॉनिटरिंग सेल है, वहाँ वो भी देखते रहते हैं कि किस कमरे में डॉक्टर बैठे हैं, उन्होंने एप्रन पहना है कि नहीं पहना है, चौकीदार गार्ड बैठा है कि नहीं बैठा है, तो कौन कैसे ड्रेस में, यहाँ तक दिखता है वहाँ कितने समय पर आए, कितने समय पर गए। ये सारी चीज़ें लखनऊ से भी मॉनिटरिंग होती रहती है, वहाँ मॉनिटरिंग सेल है और हम लोग भी देखते हैं। इसलिए काफ़ी अच्छा ये मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया है कि हमारे यहाँ डिजिटलाइज्ड वे में अटेंडेंस भी देखी जा रही है और लोगों की उपलब्धता भी देखी जा रही है। सर, एक और ज़रूरी सवाल कि क्या स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसा कोई सिस्टम है जिससे ये पता किया जा सके कि सबसे ज़्यादा जो शिकायतें हैं वो किस अस्पताल से आ रही हैं? बिल्कुल मैम, हमारे पास IGRS की मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का पोर्टल भी है और उस पोर्टल पे शिकायतें लोग डालते हैं, तो वर्गीकरण हो जाता है कि कितनी शिकायतें किस अस्पताल की हैं और उसको हम लोग त्वरित कार्रवाई करके उसका निस्तारण करवाते भी हैं। 48 घंटे के अंदर उसका निस्तारण करा देना होता है, तो ये हम लोग इस पर रखते हैं। सर, सरकारी अस्पतालों में क्या मरीजों से फीडबैक लिया जाता है, जैसे हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखते हैं, अगर लिया जाता है तो एक साल में सबसे ज़्यादा जो, या कह सकते हैं जो सबसे बड़ी शिकायत है, वो क्या रही है? शिकायतों का जो है, ये शिकायतें नहीं होती हैं, हमारे लिए मार्गदर्शन होता है। अगर किसी भी सिस्टम में शिकायतें न सुनी जाएं तो सुधार होता नहीं है। तो हम लोगों ने शिकायत पेटिकाएँ लगवा रखी हैं और हर जगह है, CSC PSC जिला अस्पताल, तो हफ्ते में एक बार खुलता था। मैंने जब जहाँ दौरा किया, मैंने आदेश कर दिया कि नहीं, प्रतिदिन खोलिए। एक हफ्ते बाद तो मरीज़ वहाँ से चला जाएगा। अगर अगले ही दिन खोल दिया जाएगा तो उस मरीज़ की उस वैसी शिकायत को तुरंत दूर किया जाएगा। तो हमने ये ज़िले में कर दिया है कि अगले ही दिन शिकायत पेटिका को खोला जाए, रोज़ खोला जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। सर, आपने कहा कि शिकायत नहीं होते हैं, सुझाव होते हैं जी। तो क्या जब ये सुझाव आते हैं आपके अनुसार तो इसको लेकर काम भी किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। जो भी शिकायतें आती हैं वो मानव संसाधन को लेकर के आती हैं या साफ़ सफाई को लेकर के आती हैं, तो इस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है और संबंधित यदि कर्मचारी गलती कर रहा है तो उस पर उसे कड़ा से कड़ा दंड भी दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग सुधार करते हैं। सर, क्या ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो संस्थागत प्रसव 100% हैं या अभी भी माएँ जो हैं वो स्वास्थ्य केंद्र ना जाकर घरों में ही जो बच्चों को जन्म है वो देती हैं? काफ़ी हद तक हम लोगों ने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट कर लिया है। लगभग 70 से 80% हम लोगों के डिलीवरीज अस्पतालों तक पहुंच रही हैं और हमारी आशा बहनें भी काफ़ी मेहनत कर रही हैं, एनएम काफ़ी मेहनत कर रही हैं और फिर भी कुछ हद तक घरों पे ये जितने जो शिकायतें आती हैं कि बच्चा मर गया
या कुछ माता मर गई, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो कुछ छिटपुट शिकायतें आ रही हैं, तो वो ज़्यादातर घर के प्रसव पे आ रही हैं। वो लोग घर से, अभी भी कुछ लोग हैं जो घर से निकलना नहीं चाहते और लोकल दाइयों का सहारा ले लेते हैं और उनसे डिलीवरी कराने लगते हैं, तो उनके यहाँ समस्याएं आ जाती हैं। अदरवाइज़ ये अगर लोग अपने यहाँ से जिला अस्पताल में आ जाएँ, CSU पे चले जाएँ, तो वहाँ उनको वहाँ के स्टाफ नर्सेज ट्रेंड होती हैं, उनको SBI की ट्रेनिंग दी जाती है और वो ट्रेंड होने के नाते ऐसी गलतियाँ नहीं करती हैं। सुरक्षित मातृत्व का जो है एक माहौल होता है, साफ़ सफाई के नियम कायदे वहाँ फॉलो होते हैं और इससे जच्चा बच्चा का बचने का काफ़ी ज़्यादा असर रहता है बचने में। सर, जो शहरी इलाकों में लोग होते हैं या जो आर्थिक तौर पर मजबूत हैं वो तो कहीं और भी जा सकते हैं, लेकिन खासतौर से जब हम ग्रामीण लोगों की बात करते हैं, छोटी जगहों पे जो लोग रह रहे हैं, आर्थिक तौर पर भी उतने मजबूत नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए आने वाले समय में क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है कि इन तमाम लोगों को वो सुविधाएं मिल सकें जो सरकार की तरफ से इन्हें दी जा रही हैं? जी, इसमें दूर दराज के जो लोग हैं वो उनको काफ़ी जिला अस्पताल तक आने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए सरकार ने चिकित्सा व्यवस्था को रिमोट एरिया तक, सब सेंटर तक ले गए हम लोग और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ तक ले गए हम लोग और वहाँ सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। वहाँ डिलीवरी किट से लेकर के एनएम ट्रेंड है, ये सारी चीज़ें हैं और हम लोग दूरस्थ जगहों पर इसको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को बहुत दूर ना आना पड़े, तुरंत ही दर्द शुरू हुआ तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाए और वहाँ पर डिलीवरी करा लें, सुरक्षित प्रसव हो जाए उनका। सर, एक CMO होने के नाते अगर हम अंबेडकर नगर की बात करें, आपको क्या लगता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी किन और चीज़ों पर काम किया जाना चाहिए ताकि और बेहतर हो सकें स्वास्थ्य सेवाएं? स्वास्थ्य सेवाओं में ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है निरंतर। हमारा ये कहना है कि ट्रेनिंग एक बार हो जाए तो 5 साल बाद ना हो, ट्रेनिंग जो है हर साल होनी चाहिए, ये मेरा बड़ा सुझाव है। ट्रेनिंग आदमी को अपडेट रखता है, स्टाफ को अपडेट रखता है, तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व है। सारे स्टाफ को ट्रेनिंग लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी डॉक्टर ही क्यों ना हो। सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, परिप्रेक्ष्य बदलते हैं तो उसमें चीज़ें बदलती हैं, तो सारे स्टाफ को ट्रेनिंग मिलना चाहिए और डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। सर, अभी मैंने ग्रामीण इलाकों का जिक्र किया था, ग्रामीण इलाकों तक ये जो तमाम आपके प्रयास हैं ये किस तरीके से पहुंच रहे हैं और कितना पहुंच चुके हैं? ग्रामीण इलाकों तक हम लोगों ने पहले तो 108 एम्बुलेंस की थोड़ी जगहों में परिवर्तन किया कि उनके जो जहाँ जहाँ उन्होंने अपने फोकस पॉइंट्स बना रखे थे उसको थोड़ा और डिसेंट्रलाइज किया हम लोगों ने कि दूरस्थ जगहों पर भी जल्दी से एम्बुलेंस मिल जाए और हमने वहाँ दवाइयों की उपलब्धता कराई और स्टाफ को, जैसे कुछ जगहों पर स्टाफ नहीं है, कम पड़ रहे हैं, तो वहाँ 2 जगह ड्यूटी लगा दी कि कुछ दिन आप यहाँ करेंगे, कुछ दिन वहाँ करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने स्टाफ की कमी को मैनेज किया है और आगे हम लोग का प्रयास है कि वाकई इंटरव्यू वगैरह ले करके और स्टाफ को हम लोग चयनित कर लेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। किसी भी ज़िले की जब विकास की बात होती है तो ज़िले से जुड़ा हुआ जो प्रशासन है, कृषि और उद्योग है, उसका समन्वय भी बेहद ज़रूरी होता है। और अब मंच पर जो हमारे अगले अतिथि आने वाले हैं वो इन्हीं 3 क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। सिलसिलेवार तरीके से मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर अंबेडकर नगर की जॉइंट मजिस्ट्रेट श्री प्रतीक्षा सिंह जी, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज श्री अजय शर्मा और उप निदेशक कृषि श्री अश्विनी कुमार सिंह को। मैं चाहूँगी जोरदार तालियों के साथ आप सभी का स्वागत। प्रतीक्षा जी, लेडीज फर्स्ट के तहत सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगी। आप युवा IAS अधिकारी हैं और अंबेडकर नगर में जॉइंट मजिस्ट्रेट भी हैं। अभी तक का सबसे बड़ा अगर रियलिटी चेक की बात करें तो वो क्या है अंबेडकर नगर का? जी, रियलिटी चेक इस ज़िले में आकर यही है मेरे लिए कि जितने भी जो हमारे शासन की योजनाएं होती हैं या जो भी मंशा होती है जो हमारे शासन में वहाँ रहती है, उसको कैसे हम धरातल पर उसका क्रियान्वयन करते हैं, वो एक इसलिए रियलिटी चेक है क्योंकि सेम तंत्र हैं, सेम यहाँ पर अधिकारी हैं, सेम कार्मिक हैं, जिनके थ्रू हम डिफरेंट स्कीम्स जो हमारे शासन में आती हैं उनको किस तरीके से हम धरातल तक पहुँचाते हैं, जो हमारे पात्र हैं उन तक पहुँचाते हैं, किस तरीके से हम अपात्र अलग करते हैं और किस तरीके से उस जो भी योजनाएं हैं या जो हमारे शासन की मंशा है वो हम लोगों तक लेकर जाते हैं।
तो उस रियलिटी चेक में ये मेरे लिए यहाँ पर सीखने का ये मौका था कि किस तरीके से हम सेम तंत्र को लेके डिफरेंट जो हमारी स्कीम्स आती हैं उसको हम किस तरीके से लोगों तक पहुँचाते हैं। ये एक हमारे साथ अजय शर्मा जी हैं। अजय शर्मा जी, एमएसएमई सेक्टर पर अगर सरकार का जोर है जो हम सभी जानते हैं और इससे ज़मीनी स्तर पर फ़ायदा भी मिल रहा है, अब अगर अंबेडकर नगर की बात करें और एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पर बात करें तो किस सेक्टर में अभी तक सबसे ज़्यादा जो निवेश है वो आया है? बिल्कुल मैम, एमएसएमई 1 रुपये निवेश से लेके 500 करोड़ तक के टर्नओवर को लिया जाता है। जनपद में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत 257 इकाइयों द्वारा 2336 करोड़ का जनपद में निवेश आ चुका है, जिसमें सबसे बड़ी हमारी रिलायंस इंडस्ट्री है जो कि सीबीजी प्लांट बना रही है। 125 करोड़ का निवेश अकबरपुर तहसील में कर रही है, जिसमें 1000 से ज़्यादा रोजगार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाएंगे। और ये रिलायंस इंडस्ट्री सीबीजी प्लांट जो है अक्टूबर में कार्यरत हो जाएगी। इसी के साथ अडानी समूह की साइलेज प्लांट जनपद में स्थापित निर्माणाधीन है, जो कि नवंबर में वो भी चालू हो जाएगी, जिसकी क्षमता 25,000 मीट्रिक टन भंडारण की है। तो ये हमारे बड़े इकाई हैं। इसके साथ हमारे सीएम युवा में 3500 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे करके निवेश का काम किया जा रहा है। अश्विनी जी, जब हम किसानों की बात करते हैं तो किसानों को समय पर बीज मिल जाए, इससे बड़ी कोई मदद नहीं होती है। अब अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है? आपको अवगत करा दूं कि विगत 3 वर्षों से जो बीज की आपूर्ति हो रही है, हम लोग के यहाँ 15 मई तक बीज की आपूर्ति हो रही है, जबकि किसान को 25 मई से लेकर के जून तक बीज की सप्लाई होता है। मतलब हम लोग अपडेट टाइम पे है। और इस वर्ष 100% बीज का वितरण हम लोग जून लास्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं। केवल श्री अन्न, जो हम लोग डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं अभी, उसी का बीज, क्योंकि वो लेट में बुआई होता है जुलाई में, और असीमित जो बुआई हो पाती है, जो भी एल नीनो का प्रभाव है, उस पर हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि उसको जो भी खेत रह गए उसको बुआई। इसमें सीड की कोई समस्या नहीं है, समय से ही सीड उपलब्ध हो रहा है। प्रतीक्षा जी, अभी आपने शुरुआत ही की है एक आईएएस के तौर पर, अगर सबसे बड़ी प्रशासनिक सीख की बात करें तो वो अभी तक आपको क्या मिली है? मतलब अभी हम मेरा थोड़ा ही सर्विस में अभी प्रगति हुई है, और जो कुछ साल में मैंने सीखा है वो यही है कि कोई भी समस्या या फिर कोई भी शिकायत हमारे सामने आती है तो हमेशा उसका एक पहलू ही आता है हमारे सामने। तो उस समस्या को या शिकायत को समझने के लिए उसके सारे आयाम समझने चाहिए और उसके लिए थोड़ा समय ज़रूर लेना चाहिए। तुरंत या किसी शिकायत पे या फिर किसी भी समाधान पर पहुंचने से पहले हमें तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उसके सारे आयाम समझने चाहिए और उसके बाद किसी समाधान की तरफ जाना चाहिए। तो ये एक सीख है। अजय जी, आप लंबे समय से यहाँ पर हैं। अभी टांडा टेक्सटाइल सेक्टर का जो हब है वो माना जाता था, अभी उसका जिक्र डीएम मैम से भी हम कर रहे थे, लेकिन अभी इसकी क्या स्थिति है? टांडा और पूरे अम्बेडकर नगर में 1.5 लाख से ज़्यादा पावरलूम कार्यरत हैं, जिसमें 40,000 हमारे बुनकर भाई इसमें डायरेक्ट रूप से बुनाई का कार्य कर रहे हैं। हमारे अम्बेडकर नगर में टांडा, जलालपुर, हसवर, भूलेपुर, शहजादपुर, नगपुर, जहांगीरगंज, ये जैसे हमारे बड़े बेल्ट टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रहे हैं। और इसमें ओडीओपी सेक्टर के तहत हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित कर रहे हैं फाइनेंस के माध्यम से। एक जनपद एक उत्पाद की शुरुआत सितंबर 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी, जिसके तहत हमारे जो पावरलूम के बुनकर भाई हैं उनके लिए एक हस्तशिल्पी जो हैं उनको कार्य करने के लिए एक बहुत बड़ा बल मिला, और जिसके तहत हम एक जनपद एक उत्पाद के तहत हम लगभग 750 लोगों को ओडीओपी के तहत बुनकर भाइयों को लोन के माध्यम से उनको रोजगार परक बना चुके हैं। अश्विनी जी, कृषि पर बात कर लेते हैं एक बार फिर से। सच्चाई की सुविधा अगर किसानों को मिल रही है, उसकी और देश दोनों की जो समृद्धि है कह सकते हैं वो सुनिश्चित होती है, लेकिन सच्चाई को लेकर तमाम दिक्कतें भी हैं और जो सबसे बड़ी परेशानी है वो बिजली की है। सोलर इरिगेशन इसमें गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब अंबेडकर नगर की अगर बात करें तो इसको लेकर क्या काम हो रहा है? मैं यहाँ पे मैं आपको अवगत करा दूँ कि हमारे यहाँ स्मॉल फार्मर लगभग 90% है। जो 5 लाख किसान हैं, इसमें अधिकतर किसान लगभग 70,000 किसान जो है उनके पास बोरिंग है, क्योंकि छोटे मध्यम जोत है और बोरिंग भी सभी प्लाटों पे है। और सिंचाई टांडा कैनाल और शारदा सहायक जो अयोध्या से आती ये है। तो यहाँ पे सिक्योर्ड फार्मिंग लगभग 99% है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में जो एवरेज उत्पादन है हमारा पल्सेस में हो, चाहे धान में हो, चाहे गेहूं में हो, उससे अधिक है, काफ़ी अधिक है। तो यहाँ पे
निश्चित रूप से जो विद्युत की चुनौती है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सोलराइजेशन पे हम पिछली 4 वर्षों में 715 सोलर फोटोवोल्टाइक पंप हम लोग स्थापित करा चुके हैं, और आगे जो लक्ष्य है जो जिलाधिकारी महोदया द्वारा भी ये हम लोगों को निर्देशित किया गया है और किसानों की मांग है कि हम लोग सोलर पे अधिक फोकस करें। और ये किसान का एक जो हम लोग किसान दिवस करते हैं उसमें ये बातें आती हैं कि सोलर पे थोड़ा सा अगर सब्सिडाइज अधिक कर दिया जाए तो ये निश्चित गेम चेंजर होगा, जैसे आप कर रही हैं। प्रतीक्षा जी, अब अगला सवाल आपसे है। नाम आपका प्रतीक्षा है, लेकिन आप छापा मारने में प्रतीक्षा नहीं करती हैं, तो खाद की दुकानों पर कालाबाजारी क्या अब रुकी है, कम हुई है? बिल्कुल। जैसे भी हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा हमें निर्देश मिलते हैं, हम लोग ये, क्योंकि सेंसिटिव पीरियड होता है खाद, क्योंकि जैसा कि हमारे डीडीएजी साहब ने बताया कि यहाँ पर जो हमारे जो छोटे किसान हैं वो काफ़ी हैं, उन्हें जो खाद समय पर चाहिए होता है, अगर उनको खाद सही समय पर ना मिले तो उनकी फसल नष्ट हो जाती है। तो ये हमारा दायित्व रहता है कि हम समय समय पर रैंडम हम चेक करें जो भी हमारे खाद की दुकानें हैं, देखें कि कोई मिलावट नहीं है, कोई काला बाजारी नहीं है और कोई होर्डिंग नहीं है उनकी, और सही समय पर सही अनुपात में उन्हें खाद मिले। तो ये हम इंश्योर करते हैं ये छापा मार के कि उनको सही समय पर खाद मिले। मेरा अगला सवाल भी आप ही से है। मिड डे मील की बात करें तो उसकी जांच करने भी आप अचानक पहुंच जाती हैं, जैसा मैंने अभी बताया है, और ये बहुत शानदार कार्रवाई है, क्योंकि जाहिर तौर पर बच्चों के पोषण से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको लेकर किसी भी तरह से जो ढिलाई है वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। बच्चों के पोषण से, क्योंकि मिड डे मील एक ऐसी स्कीम है कि जिसमें हम लोग उनकी जो अटेंडेंस है वो भी इंश्योर करते हैं बच्चों की, प्लस ये भी इंश्योर करते हैं कि उनका पोषण भी ठीक रहे। तो उसको चेक करने से ये एक अच्छा उनको भी मैसेज जाता है। हम साथ में बैठकर खाते भी हैं बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ साथ में बैठकर खाते भी हैं, तो एक ये मैसेज भी जाता है कि ये जो क्वालिटी है खाने की वो अच्छी है। प्लस हम जाकर चेक भी करते हैं कि क्या बच्चे उसको खाने के लिए उत्सुक हैं। वो हम जाकर पूछते हैं कि आज के दिन क्या बना है, तो उन्हें याद रहता है कि आज के दिन ये है। तो ये अच्छी पहल भी है, और अच्छा है कि हम जब जाकर जांच करते हैं तो हमें पता भी चलता है कि कभी भी किसी प्रकार की कमी है तो वो हम सुधार करवाते हैं, और अच्छा बच्चों का उसके प्रति रिस्पॉन्स भी अच्छा रहता है। अजय जी, अगला सवाल आपसे है। एडमिनिस्ट्रेशन से अब बात उद्योगों की करेंगे, क्योंकि ज़िले के विकास की जो डोर है वो आपके हाथ में भी है। ओडीओपी योजना स्थानीय उद्योग बुनकरी कारीगरों के लिए गेम चेंजर साबित भी हुई है। अंबेडकर नगर की बात करें तो बुनकरों को ओडीओपी योजना से अभी तक कितना जो लाभ है वो मिला है? ओडीओपी मैंने बताया कि लगभग 750 लोगों को इसमें लोन दिया गया है, और इस 750 के माध्यम से लगभग 2500 लोग इसमें डायरेक्ट रूप से रोजगार से जुड़े हुए हैं। और एक जनपद एक उत्पाद अंतर्गत हमारे अलग अलग सेगमेंट है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के सेगमेंट में एक जनपद उत्पाद टूलकिट प्रशिक्षण योजना इसमें ली जाती है, जिसमें हर साल 400 हमारे महिलाओं समूह को प्रशिक्षित करके इनको स्वावलंबन बनाया जाता है। तदुपरांत उनको लोन के माध्यम से उनको स्वावलंबन भी बनाया जाता है। सर, योगी सरकार जो है ओडीओपी की ही तर्ज पर ओडीओसी योजना लाई है, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूजिन। अंबेडकर नगर का कौन सा व्यंजन अगर कहें इस योजना में शामिल किया जा रहा है, और क्या शामिल करने के बाद जो तमाम फायदे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सही आपने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद के बाद एक जनपद एक व्यंजन भी हमारे जनपद को यूपी दिवस के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपहार स्वरूप दिया। और एक जनपद एक व्यंजन के तहत जनपद में 4 उत्पाद को शामिल किया गया है। पहला है बालूशाही, दूसरा है चाट, तीसरा है यहाँ पे गोविंद साहब का मेला लगता है जहाँ पे खजला, और चौथा ये हमारा बेल्ट, गन्ने का भी बेल्ट कहा जाता है, तो गन्ने की लाल गोटी जिसको गुनिया कहते हैं। ये हमारे 4 प्रोडक्ट इसमें ओडीओसी के तहत लिए गए हैं। और ओडीओसी के तहत हम योजनाएं जो हैं इसमें 25 लाख तक के लिए 25% सब्सिडी दी गई है, और 25 लाख से 50% 20% सब्सिडी दी गई है, और 50 लाख से अधिक और 5 करोड़ तक के अधिकतम 50 लाख तक की सब्सिडी ओडीओसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार हमारे हलवाई बंधु को और हमारे जो व्यंजन से संबंधित जो 4 सेक्टर हैं उनको दिया जा रहा है। सर, इससे फ़ायदा भी क्या अभी तक नज़र आया है? ये अभी जस्ट हमारे यहाँ टारगेट आया है। 10 लोगों को लोन देने के लिए 30 लाख का टारगेट अभी इसी माह अलॉट किया गया है। हम जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से और जिला सूचना अधिकारी महोदय के माध्यम से हम इसमें प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी जैसे ही बजट आएगा हम इन सभी लोगों को हम अपने 10 इकाइयों को लक्ष्य की पूर्ति कर लेंगे। अश्विनी जी, अगला सवाल आपसे है। उद्योगों के बाद कृषि की बात कर लेते हैं। अंबेडकर नगर का ये सबसे बड़ा उद्योग है, अभी लगातार हम इसको लेकर बात कर रहे थे पिछले सेशंस में।
कृषि यंत्रों पर सरकार सब्सिडी देती है ताकि किसानों को दिक्कत ना हो। अब अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है? मैम, ये बहुत ही किसानों की समृद्ध करने वाली स्कीम है, क्योंकि आज लेबर की समस्या, अगर यंत्रीकरण नहीं होगा तो हमारा जो खेती है वो बहुत पिछड़ जाएगा। इसी के उसमें हम बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ 180 का टारगेट अभी इस समय प्राप्त हो चुका है और 16 से 30 तारीख तक बुकिंग भी हो रही है। हमारे यहाँ ऑनलाइन प्रक्रिया है जो पारदर्शिता पूर्ण तरीके से ऑनलाइन बुकिंग होती है और जिलाधिकारी महोदया के सभागार में जहाँ पे है वहाँ पे इसकी लॉटरी होती है। और यंत्रीकरण में ऐसा है कि जो हमारे पराली प्रबंधन के यंत्र हैं, जो आज बहुत ज़रूरत है, हम पराली को कैसे उसको लपेट करके सीवीजी प्लांट पे बताएं, जैसा कि अभी अजय जी ने बताया, उस पर भी हम लोग काम कर लिए हैं। विगत वर्षों में हम 2 एग्रीगेटर यहाँ पे चयन करके कर लिए हैं, जिसपे उनके बिजनेस भी होगा। जो ये प्रदूषण का फैलने का काम होता था पराली जलाने के बाद, उसको हम लोग लपेट करके किसानों के भी आय वृद्धि बनाएंगे। और डिफरेंट टाइप के हमारे इक्विपमेंट है, चाहे वो सुपर सीडर हो, चाहे मल्चर हो, चाहे हैरो हो, ट्रैक्टर भी हम लोग अनुदान पे दे रहे हैं। ये अनुदान 50% से 80% तक कृषकों को उपलब्ध है और कृषक भाई से अनुरोध है कि वो अपना बुकिंग कराएं और बुकिंग के बाद ये लॉटरी पर मिलेगा। मेरा अगला सवाल भी आपसे ही है सर। किसानों के लिए भी ये बेहद ज़रूरी सवाल है। सरकार का सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों के लिए बड़ा फायदेमंद है, लेकिन योजना का लाभ सही हाथों तक पहुंचे, किसानों को इसका लाभ मिले, इसको लेकर मॉनिटरिंग अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो किस तरीके से हो रही है? मैम, इसकी मॉनिटरिंग इस समय विगत 4 महीने से कमिश्नर साहब कर रहे हैं। कमिश्नर साहब यदि मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे तो कम से कम 10 बार सीडीओ साहब इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हमारे यहाँ 18,000 का जो लक्ष्य था और समय रहते पूरे मंडल में हम सबसे पहले कलेक्शन किए हैं। और यहाँ बताना चाहूँगा कि लगभग 70% हमारा सॉइल टेस्टिंग हो गया और वितरण भी हम करा रहे हैं। और वितरण जो हमारे प्रसार कार्य करता है वो गांव में जा कर के उसके महत्व को भी बता रहे हैं कि इसमें क्या आपको डालना है, क्योंकि जो सॉइल टेस्टिंग का मूल उद्देश्य है वो आपके खेत में जो न्यूट्रिएंट की कमी है, उसमें जो कमी उसको कैसे दूर किया जाए वो बताया जाता है। जैसे अभी अंबेडकर नगर के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन की यहाँ पे कमी है, जो हमारे यहाँ 0.4 से 0.6% तक है, जो होना चाहिए 0.8%। तो हम लोग किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि आप जो है प्राकृतिक खेती करें, गो आधारित खेती करें और ख़ास तौर से जैविक खेती में आपका ढैंचा का प्रयोग, ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे तो निश्चित रूप से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। और फास्फोरस की भी थोड़ी कमी है हमारे यहाँ, तो हम लोग उनको अल्टरनेटिव जो डीएपी है उसके साथ साथ हम लोग सुपर और एनपीके की भी बात कर रहे हैं, जिसपे भी मैडम भी लगातार डीएपी और एनपीके पे बात कर रही हैं। हम लोगों के यहाँ पर्याप्त उपलब्ध है, किसान भाइयों को हम लोग जागरूक करके इसमें कर रहे हैं काम। प्रतीक्षा जी, लगातार हम अपने सेशन में कृषि और उद्योग दोनों की बात कर रहे हैं और दोनों ही इकॉनमी के लिए बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन महिलाओं के बिना भी जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, वो अधूरा है। अब अगर महिलाओं की बात करें तो महिला सशक्तिकरण को लेकर किस तरीके से, भागीदारी बढ़ाने को लेकर क्या कुछ जो काम है वो हो रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि मेरा मानना है कि महिला सशक्तिकरण का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है उनका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, मतलब उनका आर्थिक स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। और अगर वो इसके तरफ बढ़ेंगी तो इसका मतलब अगर वो कृषि कार्य भी कर रही हैं या फिर उद्योग की तरफ बढ़ रही हैं या फिर किसी बिजनेस में हैं या सरकारी नौकरी में हैं, तो इससे एक तो उनकी भागीदारी अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी, प्लस साथ में उनकी जो आर्थिक स्वतंत्रता के रूप में उनका परिवार, और जो हम हमेशा यही कहते हैं कि अगर एक महिला पढ़ती है तो उसकी पूरी पीढ़ी, नेक्स्ट जो पूरी पीढ़ी है वो साक्षर हो जाती है। इसी प्रकार से अगर कोई महिला अगर कमाती है या फिर किसी भी उद्योग में या किसी भी कार्य में अर्थव्यवस्था में अपना हिस्सा देती है, तो साथ में ये इंश्योर करती है कि उसकी जो नेक्स्ट पीढ़ी है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, वो भी उसमें भाग देगा। तो मेरे हिसाब से अगर हमें अर्थव्यवस्था में किसी भी क्षेत्र में महिला का हमें प्रतिभाग चाहिए तो उनको इतना साक्षर प्लस इतना समर्थ बनाना है, उनको इतना साक्षर भी बनाना है कि वो अपना प्रतिभाग दे सके और अपना जो भी अच्छा कार्य उस क्षेत्र में कर सके। प्रतीक्षा जी, मेरा जो अगला सवाल है वो जनता से भी जुड़ा हुआ है और उद्योगों से भी, और आपका एक और काम है, या ये यूँ कह सकते हैं कि एक पहल है आपकी, जो यूपी के हर ज़िले की मुहिम भी होनी चाहिए। शहर में जाम की समस्या को दूर करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक टीम के साथ सड़क पर उतरकर यह अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल, जैसे कि पहले हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने ये बताया भी कि जो हमारी ये जो अंबेडकर नगर है, वो जो सिटी यहाँ पे जो डेवलप है वो प्लान्ड अभी नहीं है। तो जिस तरीके से जो रोड जो है हमारी पहले हैं, पुरानी हैं,
तो उसमें लोग भी अपने जिस तरीके से पहले वो उस पर उसका उपयोग करते थे या अगल बगल जो दुकानें हैं वो वैसी ही हैं। तो अगर हमें उसमें कोई चेंज लाना है या ट्रैफिक की समस्या ठीक करनी है तो प्रशासन को, पुलिस को उनके साथ नीचे धरातल पर जाकर चेक करना पड़ेगा। अगर हमें कहीं एनफोर्समेंट की ज़रूरत है तो पहले समय देकर उनको जो भी ट्रैफिक की समस्या है उनको बता के फिर एनफोर्समेंट भी करा जाएगा। क्योंकि अगर हम कुछ थोड़े लोग अगर वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या कर रहे हैं, अगर उसको हटाया जाता है या फिर उसका समाधान मिलकर किया जाता है तो काफ़ी पूरे शहर को उसका निदान मिलता है। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन दोनों को धरातल पर जाने की अगर ज़रूरत है, ये काफ़ी अच्छा रहता है। प्रतीक्षा जी, आपको लगता है कि जब इस तरीके के अभियान चलाए जाते हैं या फिर यहाँ पर जिस तरीके से चलाया जा रहा है, लोगों पर भी इसका जो असर है वो दिखाई देता है? क्या यहाँ भी दिखाई दिया है वो असर? बिल्कुल, क्योंकि ये एक बिहेवियरल चेंज है कि सड़क के एकदम किनारे कोई सब्जी की दुकान ना लगाना या फिर वहाँ पे ना बैठना। एक तो उनकी ज़रूरत भी होती है क्योंकि छोटे जो किसान आते हैं वो उनको जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाते हैं अपना थोड़ा सा उत्पाद लेके। लेकिन ये बिहेवियरल चेंज करना कि भाई आप यहाँ नहीं, उनको दूसरा स्थान देना, ये एक प्रोसेस है। बहुत तेज़ी से ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको अगर हम साथ लेकर चलते हैं तो ये चेंज लाया जा सकता है। अजय जी, देखिए प्रतीक्षा जी जो हैं वो ट्रैफिक जाम पर अपना काम जो है बता रही हैं और आसान भी कर रही हैं किस तरीके से, क्योंकि ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा तो समय भी बचेगा और उद्योग भी चमकेगा, ये हम सभी जानते हैं। मान लीजिए किसी को अम्बेडकर नगर में बड़ी इंडस्ट्री लगानी है तो कौन सी योजना है जिसके तहत ये किया जा सकता है? बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 35 ऐसी पॉलिसी हैं जिसके तहत बड़ी इंडस्ट्री लगा करके हम उसका लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले MSME पॉलिसी 2022, जिसमें हम अधिकतम 25% सब्सिडी देते हैं। 25% सब्सिडी हम उनको मशीनरी कास्ट पर देते हैं। जैसे कि अगर वो 2 करोड़ तक की मशीन लगाते हैं तो हम उनको 25% तक की सब्सिडी देते हैं। और वो अगर माइक्रो यूनिट है, माइक्रो यूनिट से तात्पर्य कि 2.5 करोड़ तक के निवेश को हम माइक्रो यूनिट कहते हैं। अगर 2 करोड़ तक की मशीन लगाते हैं और उसके बाद उनको हम इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं, ब्याज उपादान देते हैं और उसके साथ साथ हम CGTMC चार्जेज भी देते हैं। तो ये हमारे 3 फायदे माइक्रो यूनिट के लिए है। और माइक्रो यूनिट के बाद हम अगर बात करें कि स्मॉल यूनिट, तो उसमें हम 20% सब्सिडी देते हैं और मीडियम यूनिट है तो 15% सब्सिडी देते हुए हम इसको बड़े इंडस्ट्री के लिए लाभ देते हैं। उसी प्रकार हमारा टेक्सटाइल सेक्टर का पॉलिसी है जिसमें हम 35% अधिकतम सब्सिडी देते हैं। अजय जी, अगला सवाल भी मेरा आपसे ही है। बड़ी इंडस्ट्रीज का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है लैंड बैंक। अब अम्बेडकर नगर में क्या पर्याप्त लैंड बैंक है जिससे बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ सकें? बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यह है हमारे जनपद अम्बेडकर नगर में 2 एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और दूसरा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जो कि यूपीडा द्वारा IMLC कहा जाता है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर। तो हमारे जनपद में टोटल 377 हेक्टेयर का लैंड बैंक है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा अकबरपुर तहसील में हमारे लैंड बैंक है जो 570 एकड़ में हमारा फैला हुआ है अकबरपुर तहसील में। जो सस्पना बेवाना टोटल हमारा जिसको इंडस्ट्रियल हब कहते हैं, और दूसरा हमारा जो 360 एकड़ हमारा जलालपुर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे फैला हुआ है। तो टोटल हमारा 370 हेक्टेयर का लैंड पूरे जनपद अम्बेडकर नगर का लैंड बैंक है, जिसमें हमारे बड़े बड़े लोग बाहर से आ भी रहे हैं। जैसे मैंने बताया पूर्व में कि रिलायंस इंडस्ट्री आई है, अडानी आई है, और जिसका अकबरपुर का हमारा रेट यूपीडा द्वारा 4950 स्क्वायर मीटर रखा गया है, और जलालपुर का जो हमारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का है उसका 4800 स्क्वायर मीटर रखा गया है। ठीक है, जैसा कि अजय जी आप बता रहे हैं कि ज़िले में पर्याप्त लैंड बैंक भी है और बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाने की पूरी तैयारी भी है। अब अश्विनी जी, आप भी कोशिश कीजिएगा कि अम्बेडकर नगर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगे, क्योंकि अगले सवाल का जवाब अम्बेडकर नगर के किसानों की जो समृद्धि है वो तय करेगा। नेचुरल फार्मिंग पर PM मोदी और CM योगी दोनों ने काफ़ी जोर दिया है, और इससे ना सिर्फ हमारा और आपका जो स्वास्थ्य है वो सही रहता है, हम सेहतमंद होते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक फूड एक बड़ी इंडस्ट्री भी है जिस तरीके से अगर हम मौजूदा समय की बात करते हैं। अब अम्बेडकर नगर में इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां अभी हो रही हैं? बिल्कुल मैम, इस पे हम लोग विगत 1 वर्षों से काम कर रहे हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का विज़न है कि हम जहर मुक्त खेती को बढ़ावा मतलब दें, और जो अभी प्रोडक्ट हो वो ऑर्गेनिक हो। इस पे हम 6 ब्लॉकों में 10 क्लस्टर बना करके 1250 हेक्टेयर में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हम लोग कृषि सखियों को इन्वॉल्व किए हैं।
जो NRLM समूह की कृषि सखियां हैं, उन्हीं से हम लोग एक क्लस्टर पे 125 कृषकों को जोड़ने की जिम्मेदारी कृषि सखियों को दिए हैं, और जहाँ पे कृषि सखी रहती हैं उसी गांव को क्लस्टर बना दिए हैं। उस बीच में वो रहती हैं और उनको हम लोग 5,000 रुपया पर महीने का मानदेय भी दे रहे हैं, और इसमें बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है। और ब्लॉक में BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर भी हम लोग बनाए हैं, जो कि जो उसके बायो प्रोडक्ट उत्पाद हैं, हम लोग वहाँ पे उसको डिस्प्ले करते हैं और वहाँ से बेचने का भी काम करते हैं। और इस पर सब्सिडी पैटर्न भी है, 2,000 रुपया प्रति सीजन, खरीफ में 2,000 प्लस रबी में। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। बस ये है कि हम लोग का अब क्योंकि विश्वास जगाना पब्लिक में कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम होगा। प्रोडक्शन के बाद सबसे बड़ा ये है चैलेंज कि हमको कैसे विश्वास हो कि ये ऑर्गेनिक है। तो अब हमारा यही है, हम लोग गवर्नमेंट से भी यही मांग कर रहे हैं, निदेशालय में भेजे हैं कि एक लैब टेस्टिंग सेंटर हर जनपद में खोला जाए, जिससे कि ऑर्गेनिक का हम लोगों की जांच हो सके और यहाँ के किसान और जो उपभोक्ता हैं वहाँ तक पहुँच सके। बिल्कुल, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है प्रतीक्षा जी, जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। मेरा अगला सवाल भी स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ है, जो कि अंबेडकर नगर में अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को लेकर है। आपकी कार्रवाई भी काफ़ी चर्चा में रही है, और अंबेडकर नगर में अवैध अल्ट्रासाउंड की अगर अब बात किया जाए तो कितना बड़ा ये जाल था पहले और अब स्थिति क्या है? ये जो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स जो हमारे अवैध सेंटर पहले थे, उन पे कार्रवाई पूरे एकदम वृहद रूप से पूरे ज़िले में हुई थी। सभी जितने भी हमारे SDMs हैं, जितने भी हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं, वो इसमें लगाए गए थे ये जांच करने के लिए कि कहाँ पर ये चल रहे हैं। चिन्हित भी करे गए थे, हर तहसील में कुछ चिन्हित भी करे गए और कुछ कार्रवाई भी करी गई, जिससे ये सुनिश्चित किया गया कि जो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं उसमें किसी भी प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन ना हो। और हमने समय से उन पर कार्रवाई भी करी और ये सुनिश्चित किया कि किसी जो भी अगर वो किसी भी नॉर्म को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो उन्हें समय से नोटिस देके करवाया गया। अगर कंप्लीटली वो अवैध तरीके से चल रहे हैं तो उनको सीज भी किया गया। अजय जी, अगर प्रतीक्षा जी ने अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर्स के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, तो आपके भी विभाग जो है वो एक क्षेत्र में अव्वल है। अगर यहाँ की ज़िले की बात करें, CFC यानी कॉमन फैसिलिटी सेंटर, इसका फ़ायदा कैसे बुनकर उठा रहे हैं और इससे आप लोग क्या कर रहे हैं कि यूपी में टॉप पर रहते हैं? जब पूरे प्रदेश में जितने भी CFC लगी हैं उसमें सबसे ज़्यादा अंबेडकर नगर 86% अपनी कैपेसिटी का प्रोडक्शन कर रहा है, और जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 500 से ज़्यादा SPV मेंबर और उसमें जो जॉब वर्क हैं वो लोग काम इसका फ़ायदा ले रहे हैं, जिसमें हमारे हाई RPM का रैपियम लूम लगा हुआ है, जिसके माध्यम से स्टाल, लुंगी, गमछा और अरबी रुमाल और इसके स्कूल ड्रेस का निर्माण किया जा रहा है। सर, अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। उद्योग विभाग की अगर बात करें तो स्किल डेवलपमेंट पर कितना जोर है और इससे क्या रोजगार जो है वो लोगों को मिल पा रहा है? बिल्कुल, हमारे यहाँ एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण कार्यक्रम, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसूचित जाति जनजाति प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अब तक 11,000 से ज़्यादा लोगों को लाभ देते हुए उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार परक बनाया जा रहा है स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से। अश्विनी जी, आपसे 2 सवाल मेरे। पहला तो ये कि अल नीनो की वजह से बारिश कम हो रही है, उसका असर अंबेडकर नगर के किसानों पर ज़्यादा ना पड़े, इसके लिए आपने क्या कुछ जो कदम है वो उठाए हैं? बिल्कुल, इस पे तो हम लोग विगत 2 महीने से काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इस साल जो बरसात हुई है जुलाई के सापेक्ष 50% ही हो पाई है। हमारा 414 mm का टारगेट था और 200 मिलीमीटर बरसात हुई है। लेकिन जैसे आपके पहले मैंने क्वेश्चन पे बताया था कि हमारे यहाँ बहुत सिक्योर्ड फार्मिंग है, नहर में भी पानी है और बोरिंग भी है, तो यहाँ पे हमारे 85% बुआई हो चुकी। लेकिन फिर भी हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम लोग जो भी किसान खेती नहीं कर पाएंगे उनको हम लोग तोरिया, जो सरसों का एक प्रजाति है तोरिया, उस पर हम लोग प्लानिंग किए हैं कि जो भी रह जाएगा उनको तोरिया दे करके उनको खेती करेंगे, जिससे कि उनका खेती खरीफ का प्रभावित न हो। और तोरिया बोने के बाद वो आलू या सरसों भी बो सकते हैं, जिससे कि उनकी 2 फसल हो जाएगी और उनकी इनकम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोगों की तैयारी है। दूसरा कि इसी के तहत हम लोगों का इस बार क्षेत्रफल जो 3,000 हेक्टेयर पिछली वर्ष से था, जो मक्का, दलहनी फसलें और मिलेट्स का, इस बार बढ़ा के हम लोग 7,000 हेक्टेयर में इसकी बुआई करा रहे हैं कि थोड़ा सा जो उपरहार भूमि होती है, जो नदियों के बेल्ट में होता है, जहाँ पानी नहीं लगता है, वहाँ पे हम इस तरह की फसल बोएं जो कि कम पानी वाली होती हैं। तो इसकी प्लानिंग हम लोग पुख्ता किए हुए हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल मेरा रह गया था आपसे कि किसान सम्मान निधि जो है उसकी क्या स्थिति है, और इस अम्बेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर इसको लेकर मॉनिटरिंग कैसे हो रही है?
मॉनिटरिंग के लिए हम लोग हमारे यहाँ कृषि भवन में एक पीएम किसान सेल बना हुआ है, जिसमें हम लोग 3 आदमियों को लगाए हुए हैं और जो भी ग्रीवेंसेस आती हैं उस पर हम लोग तत्काल उसका निस्तारण करते हैं, क्योंकि पोर्टल भारत सरकार का है, कुछ समय लग जाता है 10 दिन 15 दिन, लेकिन हम लोग निस्तारित करने का पूरा प्रयास करते हैं। और यहाँ पे लगभग 4,94,000 कृषकों को अब तक लगभग 16,000 करोड़ रुपया पीएम किसान का लाभ साल भर के 3 किस्तों में मिल चुका है। और यथासंभव हम लोग कोशिश करते हैं, जो भी समस्याएं कुछ हैं वो भूमि से जो विरासत से लगी संबंधित है वहीं आती है, उसको भी हम लोग निस्तारित करते हैं। प्रतीक्षा जी, क्योंकि सेशन जो है वो आपसे ही शुरू किया था तो आपसे ही ख़त्म भी करना चाहूँगी, और ये जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, खासकर युवा जो IAS बनना चाहते हैं। आपकी यूपीएससी परीक्षा में 52वीं रैंक आई थी, और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करें उन्हें आप ऐसे कौन सी 3 टिप्स देना चाहेंगी यहाँ से कि वो भी इस एग्ज़ाम में सफल हो? वैसे भी हम काफ़ी बातचीत कर चुके हैं कि शिक्षा का जो स्तर है, जो अभी मौजूदा स्थिति अम्बेडकर नगर की काफ़ी बेहतर है, तो यहाँ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? यहाँ के लोगों के साथ साथ अन्य जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उन सबको यही एक 3 टिप्स अब अगर आप कहें तो पहला यही है कि जिस भी आप एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका सिलेबस आप लोगों को पूरा क्लियर होना चाहिए, और उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो क्या हैं, क्या पूछा गया है, क्या पैटर्न रहता है और हमारा सिलेबस क्या है, उसकी जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। सेकंड ये है कि आप जो भी मतलब कई लोग बिलीव करते हैं कि नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन सेकंड मेरा हमेशा ये रहता है कि आप अपने नोट्स ज़रूर बना कर रखें, चाहे आप कभी ऑनलाइन रेफ़र करें, जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूर करें, लेकिन अपने लिए हमेशा पढ़ने के लिए, ताकि जिसको आप बार बार रेफ़र कर सकें, उसके लिए नोट्स आप बना कर रखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और थर्ड और मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है इस परीक्षा में, और किसी भी अन्य परीक्षा के लिए भी, कि सेल्फ स्टडी इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप कुछ भी कोई कोचिंग कर रहे हैं या कोई ऑनलाइन मटेरियल घर पे बैठ के देख रहे हैं, लेकिन उसको बैठ के खुद से रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई ज़्यादा अर्थ नहीं रहेगा, आपको याद नहीं रहेगा। तो यही 3 मुख्य टिप्स हैं कि अगर आप किसी भी परीक्षा में और ख़ासकर यूपीएससी में रिवीजन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, तो जो भी करें रिवाइज अच्छे से करें और अपना जो भी सिलेबस है वो अच्छे से पता रखें। प्रतीक्षा जी, एक मेरा और आखिरी सवाल जो मैं महिलाओं से ज़रूर पूछती हूँ कि एक महिला होने के नाते क्या चुनौतियाँ आपको दिखाई देती, क्योंकि हम सभी जानते हैं लगातार देखिए नारी सशक्तिकरण की बात तो हो रही है, लेकिन अभी भी जो मौके हैं, जो सुविधाएं हैं वो बराबरी के नहीं हैं। तो एक महिला होने के नाते क्या चैलेंजेस आपके सामने, और तमाम जो महिलाएं आपको सुन रही हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? मतलब ये कह सकते हैं कि सौभाग्य है कि महिला होने के नाते मुझे मेरे परिवार में प्लस अभी जो समाज है उसमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ नहीं झेलनी पड़ी। ये एक अच्छी चीज़ भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे महिलाएं चैलेंजेस नहीं झेल रही हैं। महिला अधिकारी होने के रूप में भी कई चैलेंजेस होते हैं, और एक महिला अगर नॉर्मल जो नागरिक है उसके लिए भी चुनौतियाँ हैं, लेकिन उनको मैंने जैसे पहले भी कहा है, मेरा ये बहुत कोर से मानना है कि आर्थिक स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है किसी भी महिला के लिए। अगर आपको किसी भी क्षेत्र में काम करना है या आपको नहीं भी करना है, अपने परिवार के साथ रहने के लिए भी साक्षरता, किसी भी आगे बढ़ने के लिए साक्षरता और आर्थिक स्वतंत्रता ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक्षा जी, अश्विनी जी, अजय जी, आप तीनों का हमसे बातचीत। किसी भी ज़िले के विकास की जब हम बात करते हैं तो जो बुनियादी ढांचा है वो मजबूत होना चाहिए, और जब हम बुनियादी ढांचे की बात करते हैं तो शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। अम्बेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति है, ये यहीं के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे जानेंगे। तो अब मंच पे हमारे जो अगले अतिथि हैं उनको मैं बुलाना चाहूँगी। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी कौस्तुभ सिंह जी को, जो यहाँ के जिला विद्यालय निरीक्षक हैं। मैं चाहूँगी जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत करें। कौस्तुभ जी, आप पर दोहरी जिम्मेदारी है, आप DIOS भी हैं और बेसिक शिक्षा के AD भी हैं, जिससे जो ज़िले के बच्चे हैं कहा जा सकता है कि उनका जो भविष्य है वो आपके हाथों में है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे सरकार ने दोनों पद दिए हैं, और ये मेरा और सौभाग्य है कि मुझे इस विभाग में नौकरी करने का मौका मिला है, क्योंकि समाज की जो नींव है, जो रीढ़ है, वो बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा है हमारा। हम एक समाज का निर्माण करते हैं और समाज को गढ़ते हैं हम अपने गुरुजनों के माध्यम से,
अपने अभिभावकों के माध्यम से एक नई पीढ़ी तैयार करते हैं, एक नई पौध तैयार करते हैं। और अगर हमें लगता है अगर हम बेहतर काम करेंगे तो हमारा आने वाला जो भारत है बहुत बेहतर बनेगा। कौस्तुभ जी, सरकारी स्कूलों की छवि ऐसी बनी है कि टूटी फूटी बिल्डिंग होगी, सुविधाएं नहीं होंगी, टीचर नहीं होंगे क्लास में। अब बहुत काम हुआ है, छवि बदली है, लेकिन अभी भी क्या बहुत काम होना बाकी है? मैम, अगर मैं बताऊं, यहाँ हमारे बहुत से अध्यापक भी हैं, बहुत अभिभावक भी यहाँ पे उपस्थित हैं। पिछले 10 सालों में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। आपने कहा कि टूटी फूटी बिल्डिंग की बात। 2 कार्यक्रम हमारी सरकार चला रही है। बेसिक स्कूल में कायाकल्प योजना है और जो हमारे माध्यमिक है वहाँ प्रोजेक्ट अलंकार की योजना चलाई जा रही है। दोनों से विद्यालय की सूरत और सीरत दोनों बदली है। पहले विद्यालय में वाकई जो एक परसेप्शन था कि सच्चाई भी थी कि टूटे फूटे बिल्डिंगें थी, शौचालय नहीं मिलता था, पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी। और मुझे अपना अनुभव है कि जब शुरुआत में मैं सेवा में आया तो कई स्कूल में जो नए बच्चे जाते थे अध्यापक के रूप में, तो उनको बड़ा एक अलगाव पैदा हो जाता था, क्योंकि वो जिस माहौल से आते थे और फिर जिस माहौल में जाते थे तो बड़ा अंतर था। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ, यहाँ बहुत से अध्यापक भी हैं, अभिभावक भी हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि वाकई बहुत बदलाव हुआ है। आज वो जो फीलिंग होती है कि हाँ, हम एक अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, एक अच्छी जगह हमें कार्य करने के लिए मौका मिल रहा है, और इसी का परिणाम मैम है कि हमारे पास आज बीटेक, एमटेक बच्चे हमारे अध्यापक बन रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, अगर प्री प्राइमरी स्कूल्स की बात करें और प्राइमरी टू सेकेंडरी स्कूल्स की बात करें तो एक बड़ा ट्रांजिशन होता है। बहुत से बच्चे जो हैं वो पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, ऐसा ना हो, इसको लेकर क्या कर रहे हैं? मैम, अभी हमारी सरकार चला रही है कि जो हमारा ग्रास इनरोलमेंट रेट है, GER हमारा 0 किया। बहुत फोकस हमारा इसी बात को है जो आपने क्वेश्चन पुटअप किया है। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी जो हमारी प्री प्राइमरी है, बाल वाटिका के रूप में हर सरकारी विद्यालय में चलाई जा रही है, और उसको हमारे जो अध्यापक हैं वो ट्रैक करते हैं उन बच्चों को कि हमारा कोई बच्चा छूटने ना पाए। तो जैसे ही बच्चा हमारा वो बाल वाटिका पास करता है तो हम प्राइमरी में ले लेते हैं। फिर जो बच्चा हमारा कक्षा 5 पास करता है और 6 में जब जाता है, ट्रांजैक्शन जब होता है, जहाँ उसको संभावना रहती है कि ये कहीं और चला जाएगा, तो हमारे अध्यापक जो हमारे क्लास 5 के अध्यापक हैं वो उनसे संपर्क में रहते हैं और उनकी जिम्मेदारी रहती है कि उनका एडमिशन कक्षा 6 में कराएं वो किसी भी तरीके से। और वैसे ही कक्षा 8 की जो बच्चे हमारे पास आउट होते हैं वो हमारे कक्षा 8 के अध्यापक की जिम्मेदारी तय की गई है कि वो कक्षा 9 में उनका एडमिशन कराएं। और इसकी लगातार हम लोग, सरकार का आदेश है कि हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आज की तारीख में मैम बहुत कम बच्चे बचे हैं जो अभी इनरोल नहीं है। अभी हमारा स्कूल चलो अभियान का 2य फेज चल रहा है मैम, और हर बच्चे को हम ट्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा मैम एक बात और मुझे बतानी है कि हमारे 2 कार्यक्रम चलते हैं। एक शारदा ऐप हमारा है जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए है। सपोज करिए कोई बच्चा भट्ठे पे उसके पिताजी माताजी काम करते हैं, आज वो यहाँ पे काम किया, कल कहीं और शिफ्ट हो गए, अब उनको ट्रैक कर पाना मुश्किल है। उसके लिए सरकार की योजना है आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए, शारदा ऐप उन्होंने डेवलप किया है। उस पर हमारे जो बेसिक के अध्यापक हैं वो जा करके वहाँ मॉनिटरिंग करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और उनको उस ऐप पे उनका नाम लिखते हैं और उनका डिटेल भरते हैं वहाँ पे, ताकि उनको हम फिर मेन स्ट्रीम में लेके आ सकें। सर, अगर प्रोजेक्ट अलंकार की बात करें तो इससे क्या बदलाव हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर अभी क्या स्थिति है? प्रोजेक्ट अलंकार में मैम जो हमारे सरकारी विद्यालय थे, विशेष करके जो प्रबंधक के द्वारा चलाए जाते थे, अशासकीय विद्यालय जिनको हम कहते हैं, वहाँ पे एक समस्या थी कि विद्यालय लगभग 50 साल का है, 70 साल का विद्यालय है। अब वो मैनेजमेंट वहाँ का उदास है, वो पैसे नहीं लगा रहा है। सरकार ने एक योजना ले आई। योजना वो जो हमारे शासकीय हैं वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम सहयोगी अनुदान की योजना लेके आएंगे। 25% आप दीजिए, 75% हम आपको देंगे, और उसके अलग अलग नाम से बनाए गए। उसका लाभ ये हुआ मैम कि जो हमारे स्कूल, जो आपने कहा टूटी फूटी बिल्डिंग वाली, वो जो एक धारणा थी उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। और हमारे ज़िले में लगभग 60 विद्यालय हैं,
25 विद्यालय इसका लाभ ले चुके हैं आज तक। ऐसे ही मैम संस्कृत हमारे विद्यालय थे, वहाँ पे सरकार ने कहा कि नहीं हम यहाँ 90% तक फाइनेंस करेंगे और उसका लाभ सभी को मिल रहा है। हमारे जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज थे जो लगभग 100 साल के हैं, 50 साल के हैं, जहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो गई थी, वहाँ सरकार ने पूरा एस्टिमेट बनवाया जिले के माध्यम से और पूरा पैसा दिया। आज की तारीख में बहुत कुछ हो गया, बहुत परिवर्तन हुआ। ये बहुत बड़ी योजना हमारे लिए। कौस्तुभ जी, चाणक्य ने कहा है कि शिक्षक की गोद में ही निर्माण और प्रलय दोनों होता है। तो अगर टीचर्स एजुकेशन की बात की जाए, स्किल ट्रेनिंग की बात की जाए, इसको लेकर क्या यहाँ पर कुछ काम चल रहा है एजुकेशनल क्वालिटी को लेकर? मैम ये हमारा जो आपने पूछा था क्वेश्चन कि हम अध्यापक को समय समय पे अगर हम उसको उसकी गुणवत्ता में सुधार नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी। सरकार की योजना में है, बेसिक में भी माध्यमिक में भी है, मिड टर्म ट्रेनिंग के लिए, और लगातार ट्रेनिंग हो रही है मैम। यहाँ जितने भी अध्यापक हैं, अभिभावक हैं, वो लोग जानते हैं कि हमारे बीआरसी पे, हमारे डाइट पे ट्रेनिंग कराई जाती है और कभी कभी हम उन्हें लखनऊ भी भेजते हैं, स्टेट लेवल पे भी ट्रेनिंग कराते हैं और उसका इतना लाभ मिलता है कि नई नई चीज़ें सीखने को मिलता है इन लोगों को और ये अपने आप को अपडेट करते हैं। आज अगर आप स्कूलों में जाएंगे तो आपको इतना अचंभा होगा इनके काम को देख करके, लगेगा नहीं कि बेसिक के स्कूल है या ये माध्यमिक के हमारे स्कूल है। बहुत परिवर्तन आया है। सर एक और बड़ी चीज़ है कि आप स्कूल बना देते हैं, सुविधाएं दे देते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल तक पहुँचे, इसको कैसे सुनिश्चित करते हैं? और ख़ास तौर से जब हम गर्ल चाइल्ड की बात करते हैं, लड़कियों की बात करते हैं, उनको स्कूलों तक लाना क्या एक बड़ा टास्क है? क्या इसके लिए भी आपकी तरफ से कुछ किया जा रहा है? मैम सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं और सबसे पहले हम स्कूल चलो अभियान शुरू करते हैं। ये 1 अप्रैल से शुरू होता है हमारा पहला फेज और दूसरा फेज जुलाई में शुरू होता है हमारा। एक पहला फेज हमारा हो गया, दूसरा फेज हमारा अब चल रहा है। इसका उद्देश्य ही है कि हमारा कोई बच्चा स्कूल जाने से छूटे ना, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, सबको हम प्रयास करते हैं। हमारे अध्यापक अपने अपने एरिया में बांट लेते हैं, क्षेत्र अपना उनका घर बांट लेते हैं कि 25 घर के सर्वे आप करेंगे, 25 सर्वे आप करेंगे, जो भी बच्चा होगा उसका आप नामांकन कराएंगे। तो मैम हम हर एक घर तक हमारी पहुंच है, हम हर एक घर तक जा रहे हैं। इवन जो हमारे घुमंतु लोग हैं, घुमंतु या यावर लोग हैं, उनके यहाँ भी हम जा करके ट्रैक करते हैं कि वो उनके बच्चों को भी हम अपने स्कूल में लेके आए। चूँकि हमारे विद्यालय का जो नाम से वो बहुत अच्छा है कि हमारा 1 किलोमीटर पे एक विद्यालय है, तो हम प्रयास करते हैं कि कोई भी बच्चा हमारा छूटने ना पाए। उसके बाद भी अगर बीच में कोई बच्चा छोड़ देता है तो अगर 45 डेज में कोई बच्चा बाहर स्कूल से रहता है तो उसको हम मानते हैं कि आउट ऑफ स्कूल बच्चा हो गया है। लगातार कोई 45 डेज नहीं आया तो हम मानते हैं आउट ऑफ स्कूल बच्चा हो गया। उसके लिए भी हमारी योजना सरकार की है, शारदा ऐप के माध्यम से, फिर उनको हम ट्रैक करते हैं, फिर उनको हम लेके वापस आते हैं मिनिस्ट्री में। सर अभी हम लोग बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने को लेकर, बावजूद इसके अभी भी जो सरकारी स्कूलों को लेकर मेंटालिटी है लोगों की, वो अभी पूरी तरह से बदली नहीं है। क्या लगता है आपको अभी भी कमी कहाँ पर रह गई है? मैम आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ चीज़ों पे तो सही, कुछ चीज़ों पे नहीं है। कहीं कहीं पे मैम रिवर्स शुरू हो गया है। यहाँ बैठे होंगे बहुत से गार्जियन और अभिभावक और वो अध्यापक बैठे होंगे जिनके स्कूलों में रिवर्स शुरू हो गया है, प्राइवेट से सरकारी विद्यालय में बच्चे आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक शुरुआत है। चूँकि मैम ये क्रमिक प्रक्रिया है। जो चीज़ें पिछले 20-25 सालों में ख़राब की गई थी उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि परसेप्शन लोग बदलने में बहुत समय लगता है। परसेप्शन मैम अब बदलना शुरू हो गया है और वो दिख भी रहा है। सर एजुकेशन सिस्टम की बात करें, सरकारी स्कूलों की बात करें, क्या लगता है आपको अभी और भी कुछ बड़े बदलाव जो किए जाने चाहिए ताकि और बेहतर हो सके चीज़ें? आपको क्या लगता है वो और क्या चीज़ें होनी चाहिए? मैम जैसे आपने कहा ना कि सरकारी विद्यालय की अगर हम बात करें तो एक पहले से ना पूर्वाग्रह बन गया था हमारे बारे में कि यहाँ पे अध्यापक स्कूल नहीं जाता है, बिल्डिंग खराब है, व्यवस्थाएं नहीं हैं। लेकिन अब वो चीज़ें बदली हैं, लोगों की सोच बदली है। अभी परसेप्शन हमारे बारे में वही करता है जो कभी विद्यालय नहीं जाता है, न जिसका बच्चा विद्यालय पढ़ता है। आप लोग सहमत हैं? अगर किसी को कोई भी भ्रम हो तो एक बार विद्यालय आके देखे, उसका भ्रम वाकई टूट जाएगा। बहुत बदलाव हुआ है मैम। और 2 चीज़ें जरूरी है एक अच्छे सिस्टम के लिए, शिक्षा के लिए। एक स्कूल का वातावरण अच्छा होना चाहिए, दूसरा वहाँ पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए।
और दोनों पे हमारी सरकार काम कर रही है। स्कूल के अच्छा होने के लिए कायाकल्प, अलंकार की योजना और पढ़ाई के लिए निपुण का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कौस्तुभ जी हमारे साथ बातचीत Thank करने you. के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अंबेडकर नगर में मेडिकल शिक्षा को लेकर क्या हाल है, इसे भी समझना बेहद जरूरी है और इसीलिए मंच पर अब जो अगले मेहमान हमारे आने वाले हैं वो हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुकेश यादव। मैं चाहूंगी तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि यूपी की बात करें तो मेडिकल शिक्षा का स्वास्थ्य कैसा है यूपी में? मेडिकल शिक्षा का जैसा आप सब लोगों को पता चलता है, खासकर मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक, और कि हम लोगों ने नंबर के टर्म्स में, क्वांटिटी के टर्म्स में तो बहुत प्रोग्रेस की है। इवन कर्नाटका को छोड़ के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज यूपी में ही है। और उसका कारण ये है कि इतनी जल्दी ग्रोथ हुई है और जो जिनकी चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में मिलता है वो बिल्डिंग से नहीं मिल सकता, पैसे से नहीं मिल सकता, वो क्वालिफाइड एंड ट्रेंड मैन पावर से ही मिल सकता है। अब मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अगर यूपी की बात करें तो यहाँ पर इस फील्ड में स्किल को लेकर क्या किया जा रहा है? स्किल देखिए बहुत तरह के, चूँकि हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन एक ऐसा है जहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड दैट सर्विस सेक्टर है, जहाँ पे इलिटरेट एम्प्लॉई जो क्लास 4 एम्प्लॉई होता है वो और हाईली क्वालिफाइड सुपर स्पेशलिस्ट DMMCH वाला डॉक्टर होता है। तो हर एक की स्किल अलग अलग होती है। जो चूँकि मेडिकल एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट संविधान के उसमें आता है, तो इसका जो रेगुलेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा, या जो अलाइड बाकी हैं जैसे डेंटल कमीशन है, नर्सिंग कमीशन है, अभी अलाइड हेल्थ कमीशन बनाई गई है, उनके थ्रू किया जाता है। और कम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन इम्प्लीमेंट किया गया है। हर डॉक्टर का, हर सब्जेक्ट का एक कम्पिटेंसी डिफाइंड कर दी गई है और कोशिश की जाती है कि उनको उसी पे टेस्ट किया जाए, असेसमेंट किया जाए जब एग्ज़ाम होता है। तब वो इंटरनल लेवल पे भी होता है, कॉलेज लेवल पे भी होता है और एक एक्सटर्नल असेसमेंट भी होता है। सर, जो ज़िले की सबसे बड़ी शिकायत है वो लंबा इंतज़ार और रेफरल को लेकर है। अब इस दिशा में क्या काम किया जा रहा है? इसके लिए हम लोगों ने, जो मैंने स्पेशली ये इनिशिएटिव लिया था और मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद हमें रेजिस्टेंस होगी हमारी फैकल्टी से, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा आएंगे और गांव से आते हैं, दूर से आते हैं पेशेंट। आपने देखा महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल का भी कीमत बढ़ गई, तो हम लोग एज ए गवर्नमेंट फ्री देते हैं कंसल्टेशन, दवाइयाँ, जांच, बहुत नॉमिनल रेट पे, पर पेशेंट को फ्री नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसको आता है, गांव में एक मरीज के साथ 2-3 लोग होते हैं तो उनका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो बढ़ जाता है। तो उन्हें क्या है कि आए, और पहले 2 बजे तक OPD चलती थी, तो जब तक पहुंचते हैं डॉक्टर साहब के पास और उन्होंने जांच लिखी, वो वहाँ पहुंचा तब तक 2 बजे का टाइम हो जाता है, फिर अगले दिन आना पड़ता है, तो उसको कई चक्कर लगाने पड़ते थे। तो हमने अपनी OPD को 4 बजे तक किया और उसका रिजल्ट हमें अभी जून से ही हमने किया है। प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज है जो हमने ये इनिशिएटिव लिया और हमारी OPD जून में 10,000 बढ़ गई। और जब ज़्यादा टाइम होता है तो हमारे डॉक्टर को भी हर मरीज को समय ज़्यादा देना पड़ता है, जिससे पेशेंट का सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव होता है। तो हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का करने की ज़रूरत है और इसमें एक्सपर्ट लोग ही इसमें मदद कर सकते हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं। सर, इमरजेंसी जो सुविधाएं हैं उन्हें बेहतर करने के लिए क्या काम किया जा रहा है? इमरजेंसी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए एक तो PM राहत योजना भी इम्प्लीमेंट की जा रही है, जिसमें कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के जो भी पेशेंट आएंगे उनको हम लोग 1.5 लाख रुपए तक या 7 दिन तक जो भी पहले होगा फ्री इलाज दिया जाएगा। और उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है पूरे यूपी में कि बेड कहाँ अवेलेबल है, जिससे पेशेंट को भागना ना पड़े, क्योंकि गोल्डन आवर होता है 1 घंटा जिसमें हमारे पास होता है जो मरीज की जान बचाने के लिए। ऐसे ही क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, हमारा कॉलेज में बन रहा है 50 बेड का, जिसमें इमरजेंसी पेशेंट को रखा जाएगा और उसमें सुपर स्पेशलिस्ट के पद भी सृजन के लिए हमने भेजे हुए हैं। और एक और स्टेमी प्रोग्राम शुरू किया गया, जो हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं
तो पहले तो सुविधाएं होती नहीं थी, तो अभी हम लोग को एक इंजेक्शन है जो 35 से 40 हज़ार रुपये का आता है, हम फ्री पेशेंट को देते हैं। और उससे क्या होता है, पेशेंट को 1-2 घंटे तक हम लोग बचा सकते हैं। और उस बीच अगर हमारे पास जो इलाज है हम वो करते हैं, नहीं तो हम उसको रिफ़र करके हमारा जैसे नोडल सेंटर राम मनोहर लोहिया बना दिया गया, फ्री एम्बुलेंस से पहुंचाया जाता है और फर्दर इलाज उनका वहाँ होता है। तो इस तरह हम लोग मोर्टेलिटी कम करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। सर, अब मेडिकल शिक्षा की बात कर लेते हैं। क्या इस क्षेत्र में एआई, डिजिटल हेल्थ और टेली मेडिसिन जैसे जो विषय हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, शामिल भी किया गया है। इस पे हम लोग की एक वर्कशॉप हमारे मिनिस्टर साहब और एसीएस सर ने लखनऊ में की थी। और इसके अलावा एक कर्मयोगी करके प्लेटफॉर्म है जिस पे ये कोर्सेज अवेलेबल हैं और हम लोगों को सबको इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हम लोगों की एसीआर बनाई जाती है तो उसमें मैंडेटरी था कि एआई के कोर्सेज हम लोगों को करने, तो हमने सबने किए हैं। इसके अलावा जो नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन है उन्होंने भी 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स, और उसमें इतने डॉक्टरों ने रजिस्ट्रेशन किया कि गिनीज बुक में इसका रिकॉर्ड किया गया है। और हम सभी लोगों ने प्रोग्राम पूरा किया है और बहुत से प्रोजेक्ट हम लोग एआई के इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सर, इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे गांव हैं वो स्वस्थ रहें। आपके कॉलेज के जो छात्र हैं, जो डॉक्टर बन रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि सेवा भाव जी का जो है वो उनके अंदर होना चाहिए। अब क्या इसको लेकर भी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें हैं, जो आपके कॉलेज के छात्र हैं, उन्हें किसी तरह की फील्ड विजिट या कम्युनिटी पोस्टिंग, इस तरीके की चीज़ें भी की जाती हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें हम लोगों ने नेशनल मेडिकल कमीशन के रेगुलेशन में ऑलरेडी है। एक तो जो पीजी होते हैं उनके रेजिडेंस जो है रूरल पोस्टिंग होती है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी पोस्टिंग की जाती है। मैंडेटरी 3 महीने की पोस्टिंग होती है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे स्पेशलिस्ट उतने अवेलेबल नहीं होते हैं। दूसरा, कम्युनिटी मेडिसिन में भी हमारी पोस्टिंग होती है। और फर्स्ट ईयर से अभी हम लोगों ने फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम किया गया है। हर स्टूडेंट को 5 फैमिली अडॉप्ट करनी होती है, उनका पूरा वो फॉलोअप करते हैं। तो एक तो उनका कम्युनिकेशन, वहाँ की कल्चर, उनकी वैल्यू समझना आसान होता है। और कहते हैं ना, हेल्थ केयर एट डोर स्टेप, हम उनके घर पे जाके बहुत सी, क्योंकि एक होता है क्योर करना इलाज, एक होता है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम प्रिवेंशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो हमें शायद इतने हॉस्पिटल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़े। सर, मेडिकल छात्रों के मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर क्या आपके कॉलेज में क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा नेशनल इशू है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके एक पीआईएल हुई थी और उसमें डायरेक्शन दिए थे, जिसमें मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई थी नेशनल लेवल पे। और हर जगह उसके इंस्ट्रक्शन गए हैं, ना ही सिर्फ मेडिकल कॉलेज, बस डिग्री कॉलेज, आईआईटी, सब जगह गए। हमने एक इनिशिएटिव लिया और अपने साइकेट्री डिपार्टमेंट, हमारे यहाँ काफ़ी फैकल्टी, 3 फैकल्टी हैं, तो हर वेडनेसडे को हम सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें टीचर भी आते हैं। उनको बताया जाता है कि आपको अपने स्टूडेंट को बस स्क्रीनिंग करनी है, और आपको लगता है कि आपका बच्चा अचानक क्लास में नहीं आ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो उनको आइडेंटिफाई करना और हमारे यहाँ लाना है। और इसकी नेशनल मेंटल हेल्पलाइन भी है जो कि फ्री है, वो डायरेक्ट भी उसको करके कंसल्टेशन कर सकते हैं और नहीं तो हमारे यहाँ के भी कर सकते हैं। हम लोगों ने काउंसलर भी रखे हुए हैं इसके लिए, जहाँ पे उनकी वो काउंसलिंग की जाती है, क्योंकि सुसाइड का रेट स्पेशली मेडिकल कॉलेज और आईआईटी में बहुत बढ़ा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नेशनल लॉस था। और इवन डॉक्टर के लिए भी अभी डॉक्टर्स डे हम लोगों ने 1 जुलाई को मनाया, तो उसकी थीम भी हमारी यही थी कि बिहाइंड द मास्क हु विल हील द हीलर। हम सबका तो इलाज करते हैं लेकिन अपना इलाज करना भूल जाते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया है कि डॉक्टरों का भी हम लोग मेंटल हेल्थ इंप्रूव करें। सर, अगर यूपी की बात करें तो मेडिकल शिक्षा में पहले से कितना सुधार हुआ है और आने वाले समय में जो संभावनाएं हैं वो और कितनी है बेहतर होने की? देखिए, क्वांटिटी के टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा हो गया। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का जो प्रोजेक्ट है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, तो 81 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। जो डिस्ट्रिक्ट बची हुई हैं वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ला रहे हैं। पब्लिक को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, डॉक्टरों को भी ज़रूरत है एजुकेट करने की, तो इन सब पे हम पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल डॉक्टर मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ट्रिलियन ट्रैकर में अम्बेडकर नगर की विकास यात्रा में बस इतना ही। अगली बार किसी नए जिले में आपसे फिर मुलाकात होगी।